हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का खुशबू एकेडमी में। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जान रहे हैं, आपकी जो क्लास चल रही है खुशबू एकेडमी पे, तो इस टाइम फ्रेंड्स मैं आपको हिंदी पेडागोजी पढ़ा रही हूँ। ठीक है, तो हिंदी पेडागोजी में जो है फ्रेंड्स आपका बहुत सा टॉपिक जो है कवर हो चुका है। ये आपका मूल्यांकन का टॉपिक चल रहा था, तो इसकी मैंने फर्स्ट क्लास आपको दे दी थी कि मूल्यांकन मतलब होता क्या है, मूल्यांकन की परिभाषा क्या होती है, मूल्यांकन किसे कहते हैं, मूल्यांकन का अर्थ क्या होता है। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं मूल्यांकन जो है फ्रेंड्स वो दो शब्दों से मिलकर कर बना हुआ है, मूल्य और अंकन। किसी भी चीज़ों का आप देखते होंगे, जो भी सामान अगर आप खरीदने जाते हैं या फिर किसी भी क्लास में बच्चों का क्या कहते हैं, मूल्यांकन किया जाता है। तो मूल्यांकन किसे कहते हैं, तो मूल्यांकन देखिए फ्रेंड्स, मूल्यांकन का अर्थ होता है, मूल्यांकन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा अधिगम की उपलब्धि का पता लगाया जाता है, अर्थात विद्यार्थियों ने प्राप्त ज्ञान को किस सीमा तक समझा है और उनकी जो बुद्धि का स्तर क्या है, उनकी अभिरुचि क्या है आदि का पता लगाया जाता है। बालक की शिक्षा में मूल्यांकन और मापन दोनों ही क्या है, महत्वपूर्ण है। मूल्यांकन जो है वो मापन पर निर्भर करता है। मूल्यांकन का भी यहाँ पे उद्देश्य आता है, तो मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है, तो मूल्यांकन का उद्देश्य है फ्रेंड छात्रों की उपलब्धि का पता लगाना। छात्र ने अब तक के क्या क्या चीज़ों को उपलब्ध कराया है, क्या क्या चीज़ें वो लोग उपलब्ध कर चुके हैं, उनको क्या क्या ज्ञान अर्जन हो चुका है। ठीक है, ये जो फ्रेंड्स आपका मूल्यांकन का टॉपिक है ना, ये आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में अगर आप किसी भी ईयर का क्वेश्चन पेपर उठा के देखेंगे तो आपको 1 या 2 मार्क्स का क्वेश्चन आंसर आपको देखने को जरूर मिलेगा मूल्यांकन का। ओके, तो फ्रेंड्स देखिए, मूल्यांकन सेकंड पॉइंट क्या है, मूल्यांकन का उद्देश्य छात्रों के विकास को निरंतर गति देना। तीसरा पॉइंट कह रहा है छात्रों के योग्यताओं, कुशलताओं, रुचियों आदि का पता लगाना। एंड फोर्थ कह रहा है मूल्यांकन का उद्देश्य कि छात्रों का वर्गीकरण करना। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे दिया गया है छात्रों की कठिनाइयों, विफलताओं और सफलताओं का पता लगाना। नेक्स्ट कह रहा है कि छात्रों के सीखने हेतु उपचारात्मक व्यवस्था प्रदान करना। नेक्स्ट कह रहा है कि शिक्षकों की कुशलता एवं सफलता का पता लगाना। इसके बाद है अध्यापन को प्रभावशाली बनाना। टीचर्स को चाहिए कि जो टीचर्स पढ़ा रहे हैं उसको कितना बच्चों को समझ में आ रहा है, उसको क्या करना, प्रभावशाली बनाना। नेक्स्ट है फ्रेंड्स यहाँ पे सतत एवं व्यापक मूल्यांकन किसे कहते हैं। तो देखिए, मूल्यांकन क्या होता है, मूल्यांकन अध्यापन एवं अधिगम प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का अंतिम सोपान जो है वो मूल्यांकन ही है। सीबीएसई ने अध्ययन अध्यापन के मूल्यांकन हेतु सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की अनुशंसा की है। इस मूल्यांकन के दो भाव हैं, पहला है सतत एवं दूसरा क्या है, मूल्यांकन। सतत जो है फ्रेंड्स इसका मतलब होता है लगातार, ठीक है, और व्यापक जो है, व्यापक का मतलब होता है फैला हुआ, विस्तृत मूल्यांकन। इस मूल्यांकन के दो भाव हैं, एवं कौन कौन से भाव हैं, पहला सतत और दूसरा क्या है, मूल्यांकन, व्यापक मूल्यांकन। ठीक है, जिसका क्या है, लगातार हमेशा क्या हो, बच्चों का मूल्यांकन करते रहना चाहिए। नेक्स्ट चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक आई होप सभी को समझ में आया। अब देखिए, यहाँ बात हो रही सतत मूल्यांकन। सतत मूल्यांकन किसे कहते हैं, तो देखिए इस मूल्यांकन द्वारा क्या होता है, शिक्षार्थी का सर्वांगीण विकास होता है। अधिगम क्या होता है, सतत प्रक्रिया है, अर्थात यह एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, इसलिए शिक्षार्थियों का मूल्यांकन भी निरंतर होना चाहिए। अब देखिए, यहाँ बात हो रही है सतत मूल्यांकन के प्रकार। तो कितने प्रकार के होते हैं सतत मूल्यांकन के प्रकार। फर्स्ट दिया है निदानात्मक मूल्यांकन, सेकंड है रचनात्मक मूल्यांकन, एंड थर्ड है आपका संकलनात्मक मूल्यांकन। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, जो मूल्यांकन होता है, मूल्यांकन मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, विद्यार्थियों के ज्ञान को जांचने के लिए जो भी विधियां अपनाई जाती है उसको क्या कहते हैं, मूल्यांकन कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, हम बात कर रहे हैं सतत मूल्यांकन की। ठीक है, मूल्यांकन का अर्थ मैंने आपको बता दिया क्या होता है, विद्यार्थियों के ज्ञान को जांचने के लिए जो भी विधियों का हम उपयोग करते हैं वो विधियाँ क्या कहलाती हैं, मूल्यांकन कहलाती है। जैसे आप परीक्षा लेते हैं, लिखित परीक्षा, मौखिक परीक्षा, प्रायोगिक परीक्षा, किसी भी प्रकार का टेस्ट लेते हैं, तो वो क्या होता है, मूल्यांकन जो होता है वो सबसे बड़ी विधि क्या मानी जाती है, उसकी परीक्षा यानी कि टेस्ट मानी जाती है। कक्षा में जो भी बच्चों को पढ़ाया गया है, विषय के आधार पर छात्रों के सम्मुख कुछ प्रश्न जो होते हैं प्रस्तुत किए जाते हैं।
और उनके उत्तरों के आधार पर छात्रों की विषयगत योग्यता की जांच की जाती है और इसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं, परीक्षा कहते हैं। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पे बात हो रही है सतत मूल्यांकन की। सतत मूल्यांकन जो है फ्रेंड्स 3 प्रकार के, जो कौन कौन से मैंने आपको यहाँ पे बता दिए हैं, 3 प्रकार के। क्या कह रहा है, सतत मूल्यांकन का उद्देश्य यह जानना है कि बच्चे कैसे सीखते हैं। ठीक है, जो लगातार मूल्यांकन होता है बच्चों का, अगर हम लगातार मूल्यांकन करते हैं तो हमें ये पता लगता है कि बच्चों को किस प्रकार से बच्चों को सिखाया जाए, किस प्रकार से बच्चे सीखते हैं। सतत मूल्यांकन में सबसे अधिक भाषा प्रयोग की क्षमता होती है। सतत का अर्थ क्या होता है, निर्धारण की नियमितता, इकाई, यूनिट, परीक्षा आवृत्ति, अधिगम के अंतरालों का निदान, समस्याओं का पता लगाना, सुधारात्मक उपायों का उपयोग, पुनः परीक्षा और स्वयं मूल्यांकन। ठीक है, ये सभी किसके अंतर्गत आता है, सतत का अर्थ है। ओके फ्रेंड्स, अब इसके आगे में यहाँ बढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पे दिया है सतत और व्यापक मूल्यांकन क्या है। तो इनका उद्देश्य होता है बच्चों द्वारा भाषा सीखने की प्रक्रिया को जानना और समझना होता है। ठीक है, सतत और व्यापक मूल्यांकन का अर्थ क्या होता है, इसका मतलब होता है कि इनका जो उद्देश्य है बच्चों द्वारा भाषा सीखने की प्रक्रिया को जानना और समझना। अब नेक्स्ट फ्रेंड्स यहाँ पे दिया गया है निदानात्मक मूल्यांकन। ठीक है, ये क्या होता है फ्रेंड्स, निदानात्मक मूल्यांकन, इसके बारे में हम लोग यहाँ बात करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दिया गया है जिन शिक्षार्थियों में अधिगम की प्रगति आशानुरूप नहीं होता है, ऐसे शिक्षार्थियों में अधिगम संबंधी समस्याओं का विश्लेषण करने के लिए मूल्यांकन का प्रयोग किया जाता है तथा इसके उपरांत उन्हें उपचारात्मक शिक्षण प्रदान किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है कि जो निदानात्मक परीक्षण है वह परीक्षण है जिसके द्वारा छात्रों की समस्याओं का चयन किया जाता है। नेक्स्ट कह रहा है कि इस परीक्षा का माध्यम बहुविकल्पीय प्रश्न होते हैं। ठीक है, निदान फ्रेंड्स, निदान क्या होता है, जांच परीक्षण। ठीक है, जांच परीक्षण को निदान कहा जाता है। इसके द्वारा क्या होता है, छात्रों की समस्याओं का निदान होता है, इसलिए इसे निदानात्मक परीक्षण कहते हैं। निदान का मतलब होता है फ्रेंड्स जांच और मूल्यांकन का मतलब परीक्षण। ठीक है, किसी भी प्रकार का जो जांच परीक्षण किया था उसे निदानात्मक मूल्यांकन कहते हैं। इसके आगे नेक्स्ट दिया गया है यहाँ पे फ्रेंड्स, यह क्या है, यह औपचारिक व अनौपचारिक दोनों ही प्रकार से किया जा सकता है। ठीक है, जो निदानात्मक परीक्षण है यह औपचारिक और अनौपचारिक दोनों ही प्रकार से किया जा सकता है। नेक्स्ट है यहाँ पे कि एक शिक्षक द्वारा कारण जानना ही निदान कहलाता है। ठीक है, शिक्षक के द्वारा बच्चों का जो जाना जाता है, क्योंकि टीचर से उनकी जांच लेते हैं। ठीक है, टीचर क्या करते हैं, टीचर से निरीक्षण करते हैं ना, तो फ्रेंड्स टीचर्स को पता होता है, तो टीचर्स के द्वारा क्या होता है, कारण जानना ही निदान कहलाता है। नेक्स्ट फ्रेंड्स सेकंड दिया गया था आपका रचनात्मक मूल्यांकन। इस मूल्यांकन के द्वारा अधिगम की जो प्रगति होती है इसको आकलन, प्रगति एवं निर्धारण किया जाता है। इस मूल्यांकन से प्राप्त परिणामों के आधार पर शिक्षार्थियों को फीडबैक दिया जाता है। इस मूल्यांकन हेतु क्या होता है, गृह कार्य, क्लास टेस्ट, दंत कार्य, क्विज टेस्ट आदि का प्रयोग किया जाता है और इस मूल्यांकन से शिक्षार्थी अपने शिक्षण विधि एवं शिक्षार्थी अपने संज्ञानात्मक व्यवहार में सुधार करते हैं। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको यहाँ बताया कि मूल्यांकन का जो सबसे महत्वपूर्ण विधि क्या होती है, परीक्षा होती है। परीक्षा देखिए यहाँ पे दिया गया, चाहे दंत कार्य हो, क्विज टेस्ट हो, गृह कार्य हो, वो सभी क्या कहलाता है, रचनात्मक मूल्यांकन कहलाता है। नेक्स्ट अब यहाँ पे तीसरा पॉइंट आपका आ गया है संकलनात्मक मूल्यांकन। संकलनात्मक मूल्यांकन क्या होता है, यह मूल्यांकन जो है फ्रेंड्स संपूर्ण सत्र की समाप्ति के बाद किया जाता है और इस मूल्यांकन का उद्देश्य होता है अधिगम प्राप्ति और शैक्षिक उपलब्धि का आकलन करना। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, उपलब्धि का आकलन करना। ठीक है, किसका, शैक्षिक उपलब्धि का आकलन करना। तो देखिए फ्रेंड्स, जो परीक्षण का कार्य होता है वो अनेक प्रकार के हो सकते हैं। ठीक है, जैसे कि मैं आपको बता दूं, अनुत्पादक परीक्षण कार्य, जैसे क्लोज परीक्षण कराना, स्रोत लेखन कराना, अनुवाद कराना, नोट लेना, संयोजन आदि। उत्पादन परीक्षण कार्य जो होता है जैसे फ्रेंड जोड़ मिलाना, बहुविकल्पीय प्रश्न, क्रमबद्धता आदि से लेकर पोर्टफोलियो आकलन एक खास अवधि में विद्यार्थियों द्वारा किए गए सृजनात्मक कार्य होते हैं। ठीक है,
जैसे कि फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, भाषा का जो पोर्टफोलियो होता है जिससे प्रश्न पत्र बनाया जाता है, उसका जो संगठित व क्रमबद्ध संग्रह हो जा सकता है, ठीक है, जिसे विद्यार्थियों द्वारा विशेष समयावधि में किया गया हो, उसे व्यवस्थित रूप से प्रदर्शित किया जा सकता है और इसे मानक परीक्षण पद्धतियों के विकल्प के रूप में देखा जाता है, जिससे विद्यार्थियों में सीखने के प्रति दायित्व बोध पनपता है, ठीक है। इसके आगे फ्रेंड्स यहाँ पे आपको संकल्पात्मक मूल्यांकन मैंने बता दिया। अब यहाँ पे आपका आता है व्यापक मूल्यांकन। व्यापक मूल्यांकन क्या है? सतत मूल्यांकन शिक्षार्थियों के व्यवहार के सिर्फ एक पक्ष, संज्ञानात्मक पक्ष का मूल्यांकन करता है, के द्वारा शिक्षार्थी के व्यवहार के तीनों पक्ष, संज्ञानात्मक, भावात्मक एवं क्रियात्मक का मूल्यांकन होता है। इस मूल्यांकन के द्वारा शिक्षार्थी एवं गैर शैक्षिक पक्षों का मूल्यांकन भी होता है। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ तक तो मैंने आपको बता दिया व्यापक मूल्यांकन, सतत मूल्यांकन। तो चलिए फ्रेंड्स, अब मैं आपको बताऊंगी मूल्यांकन और मापन में अंतर। तो देखिए मूल्यांकन, जैसे कि फ्रेंड्स मैंने आपको बताया मूल्यांकन क्या होता है। मूल्यांकन जो है, मूल्यांकन का प्रयोग बच्चों के संपूर्ण व्यक्तित्व अथवा किसी की समूची स्थितियों की जांच प्रक्रिया के लिए किया जाता है, उसको क्या कहते हैं? मूल्यांकन कहते हैं। जबकि फ्रेंड्स मापन जो होता है, मापक का जो क्षेत्र है वो सीमित होता है, ठीक है, लेकिन मूल्यांकन का जो क्षेत्र क्या है वो व्यापक होता है, विस्तृत होता है, बड़ा होता है। और मूल्यांकन जो होता है, इसे छात्र के संपूर्ण व्यक्तित्व की परीक्षा की जाती है, जबकि मापन में क्या होता है, मापन का जो क्षेत्र होता है वो सीमित होता है और इससे व्यक्तित्व के कुछ ही पक्षों का परीक्षा संभव हो पाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट फ्रेंड्स, नेक्स्ट पॉइंट है मूल्यांकन के द्वारा तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है, ठीक है। मूल्यांकन के द्वारा कौन सा अध्ययन किया जा सकता है? तुलनात्मक अध्ययन किया जा सकता है, जबकि मापन के द्वारा तुलनात्मक अध्ययन संभव नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है मूल्यांकन जो है वो अपने आय में लक्ष्य साध्य है, ठीक है। मूल्यांकन क्या है? वो अपने आय में लक्ष्य साध्य है, जबकि आपका जो मापन है वो मापन क्या है? एक साधन मात्र है, ठीक है। मापन क्या है? एक साधन मात्र है, जबकि मूल्यांकन क्या है? यह अपने लक्ष्य साध्य में है। नेक्स्ट कह रहा है मूल्यांकन के माध्यम से बच्चों के विषय में स्पष्ट धारणा बनाई जाती है। मापन कह रहा है कि मापन के द्वारा स्पष्ट धारणा बनाना संभव ही नहीं है। इसके बाद मूल्यांकन कह रहा है कि मूल्यांकन में अधिक श्रम एवं समय की आवश्यकता होती है, जबकि मापन में क्या होता है? मापन में श्रम व समय की अधिक आवश्यकता नहीं होती है। इसके बाद फ्रेंड्स आपका यहाँ पे मूल्यांकन कह रहा है कि मूल्यांकन क्या है? उद्देश्य केंद्रित होता है, जबकि मापन क्या होता है? ये पाठ्य वस्तु केंद्रित होता है, ठीक है। आपको छोटा छोटा जो पॉइंट है समझ में आ रहा है ना? यहाँ पे देखिए मापन को कहा गया है साधन मात्र है, मापक मूल्यांकन क्या आपका ये लक्ष्य और साध्य है, ठीक है। ऐसे ऐसे आप एक एक पॉइंट छोटे छोटे उठा करके याद करेंगी तो आपको याद होगा, ठीक है। मापन क्या है? मापन जो है पाठ्य वस्तु केंद्रित है, जबकि मूल्यांकन क्या है? ये उद्देश्य केंद्रित होता है। तो ये फ्रेंड्स जो छोटा छोटा आपको मैं यहाँ पे दिखा रही हूँ, बता रही हूँ, मेरे खुद का बनाया हुआ नोट्स है, ये आपके एग्ज़ाम में पॉइंट टू पॉइंट देखने को आपको एग्ज़ाम में मिलेगा। ऐसे ही 4 पॉइंट आपको दिए रहेंगे, ठीक है। और जैसे आपका क्वेश्चन बनता है, मैं आपको भी क्वेश्चन आंसर भी लास्ट में करा के दिखा देती हूँ किस प्रकार से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आंसर पूछे जाएंगे। तो चलिए और पॉइंट देख लेते हैं। और पॉइंट देखिए यहाँ पे फ्रेंड्स 7वां पॉइंट दिया गया है, मूल्यांकन में अंकनात्मक एवं गुणात्मक दोनों ही प्रकार के निरीक्षणों को स्थान दिया जाता है, जबकि मापन में क्या होता है? मापन में केवल अंकनात्मक निरीक्षण को ही स्थान दिया जाता है, ठीक है। मूल्यांकन क्या है? गुणात्मक है, जबकि मापन क्या है? ये गुणात्मक नहीं है, ठीक है, ये अंकनात्मक है। नेक्स्ट कह रहा है मूल्यांकन क्या है? मूल्यांकन एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, जबकि मापन क्या है? मापन किसी भी समय किया जा सकता है। नेक्स्ट है मूल्यांकन जो है, मूल्यांकन में वस्तु का क्या मूल्य है उत्तर दिया जाता है, जबकि मापन में क्या होता है? मापन में वस्तु कितनी है, क्वांटिटी बताई जाती है, ठीक है। नेक्स्ट है खुशबू ने हिंदी में 95% लेकर कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया, ठीक है। और इन्होंने बताया क्या? प्रथम स्थान प्राप्त किया, जबकि यहाँ पे केवल अंक बताया जा रहा है, ग्रेड नहीं, ठीक है। तो यही फ्रेंड्स क्या है? इसी को कहा जाएगा मूल्यांकन और मापन। तो आई होप फ्रेंड्स आप सभी को मूल्यांकन और मापन जो है काफ़ी अच्छे से समझ में आ गया होगा।
अगर आपको यहाँ से भी कुछ अगर डाउट लग रहा हो, नहीं समझ में आ रहा हो, तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। मापन और मूल्यांकन का। अब देखिए, मैं आपको सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का महत्व के बारे में बताऊंगी, ठीक है। तो आई होप आपको यहाँ तक सतत व्यापक मूल्यांकन का जो आपको महत्व में बताने जा रही हूँ, यहाँ तक जितना मैंने आपको बताया ये आपको समझ में आ गया, ठीक है। अगर आ गया तो अच्छी बात है, नहीं आया तो कमेंट करके आप जरूर हमसे पूछ लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि इसके बाद जो है मैं आपको क्वेश्चन आंसर कराऊंगी। अगर आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा तो आगे आपको समझने में प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। तो चलिए अब मैं आपको यहाँ बताती हूँ सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का महत्व क्या होता है। तो पहला पॉइंट दिया गया है कि शैक्षिक एवं गैर शैक्षिक दोनों पक्षों का मूल्यांकन होता है, ठीक है। तो देखिए, जो अध्यापन शिक्षा प्राप्ति प्रक्रिया में मूल्यांकन से शैक्षिक और शैक्षिक पहलुओं का ध्यान रखने की अपेक्षा की जाती है। यदि कोई किसी क्षेत्र में कमज़ोर है तो नैदानिक मूल्यांकन किया जाता है और उपचारिक उपाय अपनाए जाते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पे बताया जा रहा है शैक्षिक क्या है, यह गैर शैक्षिक और दोनों पक्षों का मूल्यांकन होता है, शैक्षिक और गैर शैक्षिक, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि शिक्षार्थियों की कमजोरी को पहचान कर उनका निदान बताया जाता है। निदान मतलब फ्रेंड्स मैंने बताया ना, उपचार किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि उपलब्धि स्तर को एक निरंतर बनाए रखने व ऊंचा उठाने के लिए प्रेरित करता है। नेक्स्ट कह रहा है कि उपचारात्मक शिक्षण विधि का प्रयोग कर शिक्षार्थियों की समस्याओं का समाधान किया जाता है। नेक्स्ट कह रहा है कि शिक्षार्थियों के लिए प्रेरणा का कार्य करता है ताकि अधिगम प्रक्रिया में रुचि उत्पन्न हो। नेक्स्ट कह रहा है कि शिक्षक को सही कार्य नीति बनाने में मदद करना चाहिए। नेक्स्ट कह रहे हैं कि नवीन परीक्षण तकनीकी को खोजने के लिए प्रेरित करता है। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, यह जो है यह अध्यापक को प्रभावकारी कार्यनीतियां आयोजित करने में सहायता देती हैं, ठीक है। इसके बाद जो फ्रेंड्स आपका सतत मूल्यांकन है वो शिक्षार्थी की प्रगति की जो सीमा होती है और मात्रा को नियमित रूप से आंकने में सहायता देता है, ठीक है, जिसे हम विशिष्ट शैक्षिक और शैक्षिक क्षेत्रों में संदर्भ में योग्यता और उपलब्धि कहते हैं, ओके। और इसके बाद मैं आपको बता दूं, जो सतत मूल्यांकन होता है वो कमजोरियों का निदान करने का कार्य करता है और अध्यापक को अलग अलग शिक्षार्थियों की जो शक्तियों और कमजोरियों और उसकी आवश्यकताओं का पता लगाने में भी सहायता करता है। यह जो है यह अध्यापक को तत्काल फीडबैक मुहैया कराता है जो तब यह फैसला कर सकता है कि कोई विशेष यूनिट अथवा संकल्पना समूची कक्षा को फिर से पढ़ाए जाने की आवश्यकता है अथवा केवल कुछ शिक्षार्थियों को उपचारिक शिक्षा की आवश्यकता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है आपका कि जो सतत मूल्यांकन के द्वारा बच्चे अपनी शक्तियों और कमजोरियों को जान सकते हैं, ठीक है। सतत मूल्यांकन के द्वारा क्या होता है, जो क्लास में जो स्टूडेंट्स हैं, जो विद्यार्थी हैं, वो अपनी शक्तियों और कमजोरियों को जान सकते हैं और यह बच्चों में अध्ययन की अच्छी आदतें विकसित करने, गलतियों को सुधारने और अपने क्रियाकलापों को वांछित लक्ष्य प्राप्त करने की दिशा में मोड़ने के लिए अभिप्रेरित कर सकता है। इससे क्या होता है फ्रेंड्स, इससे जो शिक्षार्थी होते हैं उनको शिक्षा के उन क्षेत्रों को निर्धारित यानी कि मोटिवेटेड करने में सहायता मिलती है जिनमें अधिक जोर दिए जाने की आवश्यकता हो, ठीक है। जिसमें बच्चे कमज़ोर हो उस सब्जेक्ट में बच्चों को अधिक बल देने की आवश्यकता पड़ती है, ओके। नेक्स्ट अगर हम बात करें, जो सतत और व्यापक मूल्यांकन है, इसमें जो अभिरुचियां और प्रवृत्ति वाले क्षेत्र जो होते हैं वो अभिज्ञात करता है, क्योंकि ये जो अभिवृत्तियों और मूल्य प्रणालियों में होने वाले जो परिवर्तनों का पता लगाया जाता है वो क्या करता है, वो सहायता देता है। क्योंकि यह जो विषय है पाठ्यक्रमों और जीवन वृत्तियों यानी कि कैरियर जो है, कैरियर का चुनाव करने के बारे में भविष्य के लिए फैसला करने में सहायता देता है, ओके। नेक्स्ट है कि जो ये शैक्षिक और शैक्षिक और मैंने यहाँ बताया ना, ये शैक्षिक और गैर शैक्षिक, ठीक है, जिसको हम यह शैक्षिक और शैक्षिक क्षेत्रों में
विद्यार्थियों की प्रगति के बारे में सूचना रिपोर्ट देता है और इस प्रकार शिक्षार्थी की जो भावी सफलताओं के बारे में पूर्वानुमान लगाने में सहायता देता है। ओके, यदि फ्रेंड्स हम बात करें कि यदि अध्यापक बच्चे और माता पिता को उपलब्धि में अचानक आई गिरावट का पता न चले तो विद्यार्थी क्या करेंगे। तो जो बच्चे हैं, जो विद्यार्थियों के द्वारा अपने अध्ययन को अपेक्षा लंबे समय तक की जाती रहती है और इसके बाद जो परिणाम आता है, परिणाम स्वरूप जो उपलब्धियां निम्न स्तरीय हो सकते हैं। तो और बच्चे क्या करेंगे, बच्चों की जो शिक्षा है प्राप्ति में स्थायी रूप से त्रुटि रह सकती है। ठीक है, अब चलिए फ्रेंड्स इसके आगे मैं देखती हूँ, आपको बताती हूँ। इसके आगे देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे दिया गया है यहाँ पे दिया गया है विद्यालय व्यवस्था की जांच करता है, शिक्षार्थियों के सर्वांगीण विकास का बल देता है और निरंतर मूल्यांकन होते रहने से शिक्षार्थियों में परीक्षा का अनावश्यक भय नहीं होता है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ बात कही जा रही है कि जैसे सतत और व्यापक मूल्यांकन का मुख्य बल क्या होता है, शिक्षार्थियों की निरंतर समृद्धि पर और उनका बौद्धिक, भावनात्मक, शारीरिक, सांस्कृतिक और सामाजिक विकास क्या हो सुनिश्चित करने पर होता है। इसलिए यह विद्यार्थियों की केवल शैक्षिक उपलब्धियों को आंकने तथा सीमित नहीं होगा। इस मूल्यांकन पर उपयोग शिक्षार्थियों को अन्य कार्यक्रमों के लिए अभिप्रेरित करने की भी सूचना प्रदान करता है, फीडबैक की व्यवस्था देते हैं और शिक्षा प्राप्ति में सुधार करने के लिए अनुवर्ती उपाय कार्यवाही करने और शिक्षार्थियों के वितरण के एक व्यापक तस्वीर प्रस्तुत करने की भी साधन के रूप में करता है। ठीक है, तो आई होप फ्रेंड्स आप सभी को जो मैंने बताया है सतत और व्यापक मूल्यांकन का कार्य क्या होता है, इसका महत्व क्या होता है, तो आप सभी को समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे आपका आता है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की विधियाँ और तकनीकी क्या क्या हैं। तो कौन कौन सी विधियाँ हैं और तकनीकी, इसके बारे में हम बात करते हैं। तो देखिए यहाँ पे दिया गया है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की विधियाँ और तकनीकी और निम्नलिखित है। ठीक है, तकनीकी क्या है, निम्नलिखित हैं। तो पहला दिया गया है इसमें साक्षात्कार क्या कह रहा है फ्रेंड्स, इसमें साक्षात्कार मतलब होता है इंटरव्यू। यह जो विधि है फ्रेंड्स साक्षात्कार, यह विधि अधिगमकर्ताओं और साक्षात्कारताओं दोनों एक दूसरे के समक्ष होते हैं और यह ज्ञान पक्ष और भाव पक्ष के मूल्यांकन करने की एक उत्तम विधि मानी जाती है और इस विधि के द्वारा शिक्षार्थियों के आंतरिक विचारों को जाना जाता है। इस विधि के द्वारा शिक्षार्थियों के विचार एवं दैनिक जीवन के प्रयोग व अधिगम किए गए ज्ञान को जाना जा सकता है। ठीक है, किस प्रकार से ज्ञान जाना जा सकता है इसके बारे में हम आपको बताएं। देखिए, जो साक्षात्कार होता है यह विधि है जिसके द्वारा मौखिक अथवा लिखित सूचना प्राप्त की जाती है। ओके, साक्षात्कार जो होते हैं उनके द्वारा अध्यापक बालक की प्रगति को ज्ञापित यानी कि जानना कर पाता है, परंतु इसमें प्रश्न इस प्रकार से दैनिक जीवन से संबंधित होते हैं कि बालक को यह ज्ञात नहीं हो पाता कि यह उसका मूल्यांकन हो रहा है या नहीं। ठीक है, और यह जो विधि होती है ना, इसमें बालक जो होता है वो अध्यापक के करीब आता है और निर्भय होकर बात कर पाता है और इस विधि द्वारा विभिन्न मनोवैज्ञानिक विधियों भी दूर की जा सकती हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या होता है कि जो शिक्षार्थियों के विचार और दैनिक जीवन के प्रयोग व अधिगम किए गए ज्ञान को जाना जा सकता है। तो आई होप आपको साक्षात्कार समझ में आ गया, इंटरव्यू किसे कहते हैं। ओके, तो देखिए इंटरव्यू आप लोग भी देखे होंगे, जैसा कि आप लोग भी यूट्यूब चैनल पर देखते हैं, फिर क्लास में आप लोग क्या आपका वाइबा होता है ना, वाइबा को भी हम एक तरीके से इंटरव्यू कह सकते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इसमें जो टीचर्स और स्टूडेंट सामने सामने बैठते हैं तो उनका जो डर भय होता है वो ख़त्म हो जाता है। ठीक है, तो अब इसके बाद हम फ्रेंड्स आगे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या दिया गया है उस पर हम बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए फ्रेंड्स, यहाँ आपका दिया गया है इस विधि का उपयोग केवल विशेष रूप से प्रशिक्षित एवं अनुभवी अध्यापक कर सकते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि इस विधि द्वारा क्रिया पक्ष का मूल्यांकन संभव नहीं है क्योंकि इसमें क्रिएटिविटी नहीं होती है, केवल क्वेश्चन आंसर होता है। ओके, नेक्स्ट कह रहा है कि यह विधि समय और धन दोनों के लिए एक अतिरिक्त खर्च विधि मानी गई है। ठीक है, तो आई होप फ्रेंड्स आप सभी को जो साक्षात्कार समझ में आ गया होगा।
ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हम बताते हैं आपको निरीक्षण। ठीक है, निरीक्षण किसे कहते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं यहाँ बात करें निरीक्षण किसे कहते हैं। निरीक्षण जो होता है फ्रेंड्स, वो वास्तविक मूल्यांकन करने में सक्षम है। इस विधि में अधिगमकर्ताओं को यह जानकारी दी जाती है कि उसका मूल्यांकन किया जा रहा है। यही कारण है कि इस विधि द्वारा हम व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन, अधिगम, मूल्यांकन कर सकते हैं। इस विधि की कुछ विशेषताएं हैं। कौन कौन सी विशेषताएं, उसके बारे में हम बात करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या कह रहा है ये कह रहा है कि जो सतत एवं व्यापक मूल्यांकन है, इसके अंतर्गत विभिन्न तकनीकी का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि आपको मैंने बताया निरीक्षण विधि, प्रश्नावली विधि, साक्षात्कार विधि, जांच सूची विधि, विवरण विधि। तो ये सभी कौन सी विधि है फ्रेंड्स, ये सभी जो है सतत और व्यापक मूल्यांकन के साधन है और वो क्या है, विधियाँ हैं। तो देखिए इसमें फर्स्ट पॉइंट कह रहा है कि इस विधि के द्वारा व्यक्तिगत या सामूहिक या दोनों का अधिगम किया जाता है। किस प्रकार से, व्यक्तिगत और सामूहिक दोनों प्रकार से इसका अधिगम किया जा सकता है। तो देखिए, जो मैं आपको बता दूं, इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे पॉइंट दिया गया है। देखिए फ्रेंड्स, इस विधि के द्वारा जो मूल्यांकन होता है, मूल्यांकन प्राकृतिक परिस्थितियों में किया जाता है। ठीक है, ये कहाँ पे किया जाएगा, खुले वातावरण में, प्राकृतिक स्थान पर इस विधि में मूल्यांकन किया जाता है। और इस विधि के द्वारा जो शिक्षार्थी होते हैं, शिक्षार्थियों के व्यक्तित्व के विभिन्न पक्षों का मूल्यांकन किया जाता है। ठीक है, विभिन्न पक्ष फ्रेंड्स आप लोग समझ रहे हैं ना, उनकी जो है संज्ञानात्मक पक्ष, भावनात्मक पक्ष और उनकी क्रियात्मक पक्ष का। ओके, और यह विधि जो होती है वस्तुनिष्ठ, निश्चित, क्रमबद्धता, प्रामाणिक और विश्वसनीय होती है। और इस विधि में समय के मामलों में अत्यधिक अव्ययी, अधिक खर्च विधि है। ठीक है, इसमें क्या होता है, अधिक खर्च होता है। और ये इसमें क्या होता है, इस विधि में समय के मामलों में अत्यधिक अव्ययी और अधिक खर्च विधि मानी जाती है। और यह विधि सभी विषयों का मूल्यांकन करने में सक्षम नहीं है। ठीक है, क्योंकि देखिए मैथ के लिए, मैथ का अगर आपको मूल्यांकन करना है तो उसके लिए आपको बोर्ड चाहिए होगा, पेन चाहिए होगा, डस्टर चाहिए होगा, चौक चाहिए होगा, कॉपी चाहिए होगा, पेन चाहिए होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से उसका हम मूल्यांकन कर सकते हैं। तो सभी चीज़ों के जो मूल्यांकन करने की अलग अलग विधियां अपनाई जाती हैं। नेक्स्ट देखिए, हम बात कर रहे हैं, यह विधि जो है सभी विषयों के मूल्यांकन करने में सक्षम नहीं होती है। और इस विधि को प्रयोग करने के लिए हम निम्नलिखित तकनीकों का उपयोग कर सकते हैं। तो किस प्रकार से करते हैं फ्रेंड्स, देखिए मैं आपको बता दूं निरीक्षण विधि। देखिए जैसे कि गुडे तथा हार्ट के अनुसार इन्होंने कहा था कि विज्ञान निरीक्षण, ऑब्जर्वेशन जो होता है, इससे प्रारंभ होता है और अपने तथ्यों की पुष्टि के लिए अंत में निरीक्षण का सहारा लेता है। कोई भी चीज़ बच्चों को बताया जाएगा तो बाद में उसका ऑब्जर्वेशन किया जाएगा, बच्चे कितना उसको समझें कितना नहीं। और इस विधि को जो है फ्रेंड्स, इस विधि के द्वारा सामूहिक व्यवहार तथा जटिल समस्याओं का अध्ययन भी सरलतापूर्वक किया जा सकता है। निरीक्षण विधि में अध्ययन सावधानी पूर्वक होता है, क्योंकि अध्यापक क्या करता है, स्वयं प्रत्यक्ष रूप से भाग लेता है। और इस विधि में सामूहिक व्यवहार की जांच भी की जाती है। और यह विधि जो है, यह पूर्व बाल्यावस्था यानी कि अर्ली चाइल्डहुड के मूल्यांकन के लिए अति उत्तम है, क्योंकि इसमें जो छात्र होते हैं, छात्रों को मूल्यांकन किए जाने का एहसास भी नहीं होता है। और जो अध्यापक होते हैं वो प्राकृतिक परिस्थितियों में बालक का मूल्यांकन कर पाते हैं। ओके, जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया है, प्राकृतिक परिस्थितियों में मूल्यांकन किया जाता है बच्चों का। इसकी विशेषताएं यह होती है फ्रेंड्स कि यह जो है, यह वस्तुनिष्ठ, निश्चयात्मकता, क्रमबद्धता, प्रामाणिक एवं विश्वसनीयता होता है। ठीक है, तो आई होप आपको निरीक्षण समझ में आ गया। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे दिया गया है दिया हुआ कार्य या फिर दंत कार्य या फिर गृह कार्य। ये क्या होता है, इसमें क्या होता है फ्रेंड्स, देखिए जो शिक्षार्थियों को सूचना खोजने और अपने विचारों का निर्माण करने में मदद करती है। शिक्षक बालकों को कुछ ऐसे दंत कार्य देते हैं जिसके द्वारा बालकों में सृजनात्मकता, मौलिकता, संज्ञानात्मक आदि गुणों का पता चल सके। ठीक है, अब फ्रेंड्स इसके बाद बचता है यहाँ पे पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो जो फ्रेंड्स, इसको मैं आपको कल की क्लास में पोर्टफोलियो बताऊंगी। ठीक है, आज की क्लास में फ्रेंड्स यहाँ तक मैं आपको बताऊंगी। इसमें फ्रेंड्स देखिए, मैं आपको बता दूँ जांच सूची क्या होती है, चेक लिस्ट क्या होती है। तो चेक लिस्ट में क्या होता है फ्रेंड्स ना, चेक लिस्ट जो होती है आपकी, जिसको मैं आपको बता दूँ,
लिस्ट। चेक लिस्ट क्या होता है फ्रेंड्स, इसमें अध्यापक जो होते हैं वो बालक के सभी तथ्यों जैसे कि भाषा के प्रयोग, सामाजिकता, संवेगात्मक, खेल के दौरान व्यवहार आदि को लिखते जाते हैं, जिसको बाद में एकत्रित करके बालक का मूल्यांकन किया जाता है। और इस विधि से क्या होता है, बालक का उचित मूल्यांकन हो जाता है। ठीक है, और आई होप फ्रेंड्स आज की जो क्लास है यहीं पे आज समाप्त करते हैं। आप सभी को जितना मैंने क्वेश्चन आंसर कराया, आई होप आप सभी को समझ में आया होगा जितना मैंने बताया है। तो मैं अभी आपको इसका जो है क्वेश्चन आंसर भी करा देती हूँ, ठीक है, कि किस प्रकार से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आंसर देखने को मिला है, तो मैं आपको भी करा देती हूँ। ठीक है, तो चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन आंसर पर। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है। फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 28 है। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में ये जो क्वेश्चन है आपका, ये सीटेट फरवरी 2014 में पूछा गया है। इसमें कह रहा है विद्यालय आधारित आकलन प्रारंभ किया गया था ताकि, फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है कि राष्ट्र में विद्यालयी शिक्षा संगठनों, बोर्ड्स की शक्ति का विकेंद्रीकरण किया जा सके। सेकंड ऑप्शन कह रहा है सभी विद्यार्थियों के संपूर्ण विकास को निश्चित किया जा सके। थर्ड ऑप्शन कह रहा है कि विद्यार्थियों की उन्नति को बेहतर व्याख्या के लिए उनकी सभी गतिविधियों के नियमित अभिलेखों हेतु अध्यापकों को अभिप्रेरित किया जा सके। फोर्थ ऑप्शन कह रहा है कि विद्यालय अपने क्षेत्रों में विद्यमान अन्य विभिन्न विद्यालयों की तुलना में प्रतियोगिता द्वारा अपनी विशिष्टता का प्रदर्शन करने हेतु अभिप्रेरित हो सके। तो इसमें फ्रेंड्स कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है? क्वेश्चन नंबर 28 है फ्रेंड्स। तो देखिए इसमें कह रहा है कि विद्यालय जो है वो विद्यालय आधारित आकलन जो है वो प्रारंभ किया गया था ताकि सभी विद्यार्थियों के संपूर्ण विकास को निश्चित किया जा सके। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें आपका जो आंसर करेक्ट है ये आपका चौथा आंसर करेक्ट हो गया। ठीक है, सेकंड आंसर जो आपका करेक्ट रहेगा। ओके फ्रेंड्स, इसमें आपका सेकंड आंसर करेक्ट है। ओके, क्वेश्चन नंबर 28 का आपका सेकंड आंसर करेक्ट है, क्योंकि जो विद्यालय में जो भी आकलन किया जाता है उसमें जो संपूर्ण विकास का निश्चित किया जा सके। ठीक है, ये मैं आपको बता रही हूँ प्राइमरी के लिए। ओके, नेक्स्ट चलिए क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 27 दिया गया है कि विद्यालय आधारित आकलन जो है ये भी आपका सीटेट जुलाई 2013 में पूछा गया है। इसमें क्वेश्चन कह रहा है विद्यालय आधारित आकलन किस प्रकार से विद्यालय आधारित आकलन करना चाहिए। फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है शिक्षार्थियों और शिक्षकों को अगंभीर हो और लापरवाह बनाता है। सेकंड कह रहा है शिक्षा बोर्ड की जवाबदेही कम कर देता है। थर्ड ऑप्शन कह रहा है सार्वभौमिक राष्ट्रीय मानकों की प्राप्ति में बाधा उत्पन्न करता है। या फिर फोर्थ ऑप्शन कह रहा है कि परिचित वातावरण में अधिक सीखने में सभी शिक्षार्थियों की मदद करता है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन जो है वो आपका करेक्ट रहेगा? तो देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 27 जो कह रहा है आपका विद्यालय आधारित आकलन, तो इसमें फ्रेंड्स जो परिचित वातावरण में अधिक सीखने में सभी शिक्षार्थियों की मदद करता है। ठीक है, तो इसमें फ्रेंड्स जो है आपका ये फोर्थ ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, फोर्थ ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट है। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे दिया गया है क्वेश्चन नंबर 31 है। ये आपका सीटेट फरवरी 2015 में पूछा गया है। ये कह रहा है फ्रेंड्स सतत एवं व्यापक मूल्यांकन किस लिए आवश्यक है। फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है शिक्षक के साथ परीक्षण का तालमेल बैठाने के लिए। नेक्स्ट कह रहा है शिक्षा बोर्ड की जवाबदेही कम करने के लिए। थर्ड ऑप्शन कह रहा है कि जल्दी की जाने वाली गलतियों की तुलना में कम अंतराल पर की जाने वाली गलतियों को सुधारना। फोर्थ ऑप्शन कह रहा है कि यह समझने के लिए कि अधिगम का किस प्रकार अवलोकन किया जाता है, दर्ज किया जाता है व सुधार किया जाता है। तो इसमें फ्रेंड्स आपका जो है कौन सा आंसर जो है करेक्ट रहेगा? तो देखिए यहाँ पे बात हो रही है सतत और व्यापक मूल्यांकन किस लिए आवश्यक है। तो आपको फ्रेंड्स मैंने किस प्रकार से बताया है, देखिए जो सतत और व्यापक मूल्यांकन है इसको मैंने काफ़ी अच्छे से आपको समझाया है। इसमें क्या होता है, इसमें किसी भी प्रकार की जो भी चीज़ बच्चों को समझाना है, जो भी अधिगम कराना है, वो किस प्रकार अवलोकन किया जाए,
ताकि बच्चे क्या करें, अपनी गलतियों की सुधार कर सकें और उसको अच्छे से समझ सकें, सीख सकें। तो इसमें जो फ्रेंड्स आपका आंसर करेक्ट होगा, ये 4th आंसर आपका करेक्ट होगा। ओके, तो आंसर आप सभी को समझ में आ रहा है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आपका दिया गया क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 जो है फ्रेंड्स, ये आपका सीटेट फरवरी 2015 में पूछा गया है। इसमें कह रहा है कि अधिगम में आकलन किस लिए आवश्यक होता है। फर्स्ट ऑप्शन है ग्रेड एवं अंकों के लिए, सेकंड कह रहा है कि जांच परीक्षण के लिए, थर्ड ऑप्शन कह रहा है प्रेरणा के लिए, एंड फोर्थ ऑप्शन कह रहा है पृथक्करण और श्रेणीकरण के उद्देश्य को प्रोत्साहन देने के लिए। तो देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन आप ध्यान से पढ़िएगा। इसमें बात हो रही अधिगम में आकलन जो है वो किस लिए आवश्यक होता है। ठीक है, तो इसमें फ्रेंड्स देखिए, जो अधिगम में आकलन होता है वो आवश्यक होता है प्रेरणा देने के लिए। ठीक है, किस लिए आवश्यक होता है फ्रेंड्स, प्रेरणा देने के लिए। ठीक है, तो इसमें आपका जो आंसर है फ्रेंड्स करेक्ट हो जाएगा थर्ड वाला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है यहाँ पे, यह आपका पूछा गया सीटेट सितंबर 2015 में। ये कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा आकलन करने का सर्वाधिक उपयुक्त तरीका है। फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है कि आकलन जो है वो शिक्षण अधिगम में अंतर्निहित प्रक्रिया है। सेकंड कह रहा है आकलन एक शैक्षणिक सत्र में 2 बार करना चाहिए, शुरू में और अंत में। थर्ड ऑप्शन कह रहा है आकलन जो है वो शिक्षक के द्वारा नहीं बल्कि किसी बाह्य एजेंसी के द्वारा कराना चाहिए। फोर्थ ऑप्शन कह रहा है कि आकलन जो है वो सत्र की समाप्ति पर कराना चाहिए। तो देखिए, क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा आकलन करने का सर्वाधिक सबसे अधिक जो है उपयुक्त तरीका है। तो क्वेश्चन नंबर 33 में जो फ्रेंड्स आपका बताया जा रहा है आकलन करने का जो शिक्षण अधिगम में अंतर्निहित प्रक्रिया होती है। ठीक है, इसमें कौन सी प्रक्रिया होती है, अंतर्निहित प्रक्रिया होती है। तो इसमें फ्रेंड्स आपका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स देखिए, मैंने आपको इतने क्वेश्चन आंसर कराए और मूल्यांकन काफ़ी अच्छे समझाया और बताया है। कल की क्लास में फ्रेंड्स मैं आपको पोर्टफोलियो बनाना, पोर्टफोलियो किस प्रकार से होता है, किस प्रकार से पोर्टफोलियो में आपके क्वेश्चन आंसर पूछे जाएंगे, उसके बारे में मैं आपको कल की क्लास में बताऊँगी। आज की क्लास में मैंने आपको मूल्यांकन बताया, आकलन बताया, अधिगम बताया। तो जितना मैंने आपको बताया उससे रिलेटेड जितने क्वेश्चन आंसर आपके एग्जाम में पूछे गए थे वो भी मैं आपको करवाती जा रही हूँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे दिया गया है क्वेश्चन नंबर 34। आकलन सीटेट फरवरी 2016 में पूछा गया। आकलन किसे कहते हैं। फर्स्ट ऑप्शन दिया गया बच्चों को लेबल करने, नाम देने और वर्गीकृत करने की अच्छी रणनीति है। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है कि बच्चों में तात्मक भावना को सक्रिय रूप से बढ़ावा देना। सेकंड कह रहा है कि सीखने को सुनिश्चित करने के लिए तनाव और दबाव को उत्पन्न करना है। फोर्थ ऑप्शन कह रहा है सीखने में सुधार का एक तरीका है। आकलन क्या है फ्रेंड्स, सीखने में सुधार का क्या है, एक तरीका है। ठीक है, तो इसमें आपका ऑप्शन जो है वो ये वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट हम चलते हैं यहाँ पे आपके क्वेश्चन नंबर 35। ये भी क्वेश्चन आपका फ्रेंड्स सीटेट सितंबर 2016 में पूछा गया है। ठीक है, इसमें कह रहा है आकलन उद्देश्यपूर्ण होता है यदि इससे विद्यार्थियों और शिक्षकों को प्रतिपुष्टि यानी कि फीडबैक प्राप्त हो। नेक्स्ट कह रहा है यह केवल एक बार वर्ष के अंत में हो, या फिर थर्ड ऑप्शन कह रहा है विद्यार्थियों की उपलब्धि में अंतर करने के लिए तुलनात्मक मूल्यांकन किए जाएं। फोर्थ ऑप्शन कह रहा है कि इससे विद्यार्थियों में भय और तनाव का संचार हो। तो इसमें आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा फ्रेंड्स। तो देखिए, इसमें बात हो रही है आकलन उद्देश्यपूर्ण होता है यदि इसमें विद्यार्थियों में भय और तनाव का संचार हो। ठीक है, तो इसमें जो आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा फ्रेंड्स वो है आपका फोर्थ आंसर इज़ द करेक्ट आंसर। ओके, ठीक है, तो देखिए यहाँ तक आप सभी को इसको समझ में आया, बहुत अच्छी बात है। जिसको अगर कुछ डाउट है, नहीं समझ में आया है, तो वो कमेंट करके फ्रेंड्स पूछ सकते हैं। मैं उनसे कल की क्लास में मिलती हूँ। कल की क्लास जो रहेगी आपकी फ्रेंड्स वो रहेगी आपकी पोर्टफोलियो की। और सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर लें। ठीक है, क्योंकि जो आपकी क्लास चल रही है फ्रेंड्स सभी इंपॉर्टेंट्स क्लासेस हैं और इसमें फ्रेंड्स मेरे आपको चैनल पे आपको
ईवीएस के नोट्स मिल जाएंगे और ईवीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आंसर जितने भी आपके एग्ज़ाम में पूछे गए सीटेट में वो सभी मैंने आपको करवाए हैं। तो आप लोग चैनल पे जा कर के देख सकते हैं। और हिंदी ग्रामर की फ्रेंड्स प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें आपको ग्रामर में कुछ भी अगर कहीं से भी आपको नहीं समझ में आ रहा तो उसमें पूरा आल टू आल मैंने अच्छे से समझा रखा है, ठीक है। एक एक पॉइंट बहुत अच्छे से बताया, तो आप सब लोग देख के वहाँ से अपना तैयारी अच्छे से कर सकते हैं, ठीक है। अब रही गई बात फ्रेंड्स मैथ की, तो मैथ की भी क्लासेस आपकी जल्दी स्टार्ट होगी और 1-2 क्लासेस मैथ की मैंने डाल रखी है, आप लोग देख लीजिएगा। और सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो से लाइक कीजिएगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। और आपको अगर कहीं से कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट करके हमसे सब पूछ सकते हैं। मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि आपको कहीं से कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट करके हमेशा पूछ लीजिएगा, ओके। कि इसके पहले जो क्लासेस चल रही थी उसमें मैंने आपको पोर्टफोलियो के बारे में बताया था, ठीक है। पोर्टफोलियो क्या होता है, उससे रिलेटेड किस प्रकार से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आंसर पूछे जाते हैं उसके बारे में मैंने आपको बताया था। आज की क्लास जो है फ्रेंड्स वो है क्विज प्रतियोगिता के ऊपर। तो क्विज प्रतियोगिता किसे कहते हैं ये भी मैंने आपको सब बता दिया था, तो लेकिन आज थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ क्विज प्रतियोगिता क्या होता है। तो देखिए, इनके द्वारा बच्चों का ज्ञान जो है, सहयोग की भावना और प्रजातांत्रिक गुणों का आकलन होता है, ठीक है। नेक्स्ट दिया गया चेकलिस्ट। चेकलिस्ट किसे कहते हैं, चेकलिस्ट क्या होता है फ्रेंड, देखिए इसमें जो बालक होते हैं, बालक के एक विशेष विषय के विशेष सूचना का पता चलता है और इसमें उत्तर हाँ या ना में होता है, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, चेकलिस्ट कहते हैं। जैसे कि आप लोग भी क्लास में देख, जैसे आपके एब्सेंटी और प्रेजेंटी का जो लगता है डेली का, उसमें क्या होता है, केवल पूछा जाता है ना यस या नो में आंसर दिया जाता है, यस मैम नो मैम, ओके। तो उसी प्रकार से चेकलिस्ट भी होता है जिसको चेक करने के लिए बच्चों को यस या नो में आंसर देना होता है। तो जैसा कि मैं आपको बता दूं, ये जो आपका मैं तैयारी करा रही हूँ सीटेट फर्स्ट पेपर का है 1 to 5 क्लास के लिए, जिसमें फ्रेंड्स आपको मैं आज परीक्षण बताऊंगी, ठीक है। आज हमारा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो है परीक्षण। परीक्षण किसे कहते हैं, परीक्षण क्या है, ठीक है, इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। जो आपकी नेक्स्ट क्लास हो चुकी है, आई होप जितना भी मैंने आप सभी को समझाया है, बताया है, आपको अच्छे समझ में आया होगा, आप लोग अच्छे से क्लास अटेंड किए हैं, ठीक है। और रही बात जो आपका चैप्टर छूट रहा है, बच रहा है, उसको मैं करा दूंगी 2 या 3 दिन में पूरा कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्लासेस आपकी लगेंगी उसमें फ्रेंड्स मैं आपको बताऊंगी ईवीएस, ठीक है। और इसके पहले मैं आपको बता दूं, मेरे चैनल पे आपको ईवीएस की क्लास, हिंदी ग्रामर की क्लास, हिंदी की क्लास, सभी चीज़ों की क्लास आपको मिल जाएगी। और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। इससे क्या होगा, आप सभी का जितना भी मतलब टॉपिक है वो कवर हुआ है, आप लोगों का हेल्प भी होगा एग्ज़ाम में, ठीक है। इससे बाहर एक भी क्वेश्चन आपको नहीं देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो चलिए हम बात करते हैं परीक्षण किसे कहते हैं, परीक्षण क्या है, ठीक है। तो देखिए परीक्षण क्या होता है ना, परीक्षण यानी कि इसको मूल्यांकन भी हम कह सकते हैं, ठीक है। परीक्षण यानी कि इसको मूल्यांकन भी कह सकते हैं। लेकिन मूल्यांकन जो होता है फ्रेंड्स, मूल्यांकन जो होता है वो जो है उससे हम सीखने सिखाने का पता लगाते हैं, ठीक है। लेकिन परीक्षण जो होता है यह मूल्यांकन की सबसे लोकप्रिय एवं प्रचलित विधि मानी जाती है, ठीक है। मूल्यांकन मैंने आपको काफ़ी अच्छे से समझाया है और उससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर भी कराया है, ठीक है। तो देखिए यहाँ बात हो रही है, यह जो मूल्यांकन की सबसे लोकप्रिय एवं प्रचलित विधि होती है और इस विधि में अधिगम के सभी आयामों का मूल्यांकन करने की क्षमता होती है। और यह विधि जो है समय और धन दोनों में मितव्ययी विधि है। इस विधि द्वारा कम से कम समय में अधिक से अधिक अधिगमकर्ताओं का मूल्यांकन किया जा सकता है। परीक्षा जो है फ्रेंड्स, आपका जो परीक्षा है ये 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की फ्रेंड्स, 3 प्रकार की परीक्षा होती है। पहले आपकी परीक्षा जो है वो लिखित होगी, दूसरी आपकी यहाँ पे पहले मौखिक दी गई है, दूसरी लिखित दी गई है, और तीसरी कौन सी होती है फ्रेंड्स आपकी प्रायोगिक या फिर सांकेतिक जिसको बोलते हैं, ठीक है। यह 3 प्रकार की आपकी परीक्षा होती है। अब देखिए मैं आपको परीक्षा के बारे में बता दूं, परीक्षा किस किस प्रकार से होती है, मूल्यांकन किसे कहते हैं। तो देखिए जो मूल्यांकन होता है यानी कि जो परीक्षण होता है, ठीक है, विद्यार्थी कोई भी जो स्टूडेंट्स हैं, विद्यार्थी स्कूल में स्टूडेंट्स के ज्ञान को जांचने के लिए बहुत सी विधियाँ अपनाई जाती हैं। जैसे कि पहली विधि मैंने आपको बता दी क्या, मूल्यांकन। परीक्षा क्या होता है, मूल्यांकन की सबसे महत्वपूर्ण विधि जो है वो टेस्ट मानी जाती है। कक्षा में पढ़ाए गए विषय के आधार पर छात्रों के सम्मुख कुछ प्रश्न प्रस्तुत किए जाते हैं
और उनके जो उत्तर होते हैं, उत्तरों के आधार पर छात्रों का विषयगत योग्यताओं की जांच की जाती है। इस प्रक्रिया को ही हम क्या कहेंगे, परीक्षा कहते हैं। ठीक है, इस विधि क्या कहते हैं, परीक्षा कहते हैं। परीक्षा कितने प्रकार की, लिखित, मौखिक और प्रायोगिक। ठीक है, तो चलिए हम आगे बात करते हैं। मौखिक परीक्षा किसे कहते हैं, तो मौखिक परीक्षा देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे दिया गया है। इस विधि में शिक्षार्थियों को प्रश्नों की एक सुनियोजित सूची में से प्रश्न पूछे जाते हैं और यह विधि जो होती है छोटी कक्षाओं के लिए अत्यंत उपयोगी है। यह विधि सहज होती है और यह विधि में छात्रों का आत्मविश्वास बना होता है। और इस विधि में क्या होता है फ्रेंड्स, इस विधि के द्वारा छात्रों का आत्मविश्वास बना होता है और इस विधि द्वारा क्या होता है, मूल्यांकन करने से छात्रों में जिज्ञासा बनी रहती है। ठीक है, अब नेक्स्ट इसके बाद हम बात करेंगे लिखित परीक्षा किसे कहते हैं। तो मौखिक फ्रेंड्स आप सभी को समझ में आ गया मौखिक परीक्षा क्या होती है, किसे कहते हैं। तो देखिए मौखिक परीक्षा जो मैंने आपको बताया है वो क्या है, केवल उसको मुंह से आंसर दिया जाता है, उसको हम क्या कहेंगे, मौखिक परीक्षा कहेंगे। इसमें क्या होता है, मौखिक रचना ही लिखित रचना का आधार होता है और यह क्या होती है, हिंदी के मूल्यांकन में मौखिक अभिव्यक्ति की योग्यता की जांच करना भी उतना ही आवश्यक होता है जितना लिखित अभिव्यक्ति की योग्यता की जांच करना। नेक्स्ट फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे दिया गया आपका लिखित परीक्षा किसे कहते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स जो लिखित परीक्षा होती है ना, इस विधि में पूर्व निर्धारित मानकों के आधार पर प्रश्नगत का निर्माण किया जाता है और कम से कम समय में एक साथ अधिक से अधिक छात्र जो हैं लिखित परीक्षा में भाग ले सकते हैं। उदाहरण स्वरूप अगर हम बात करें तो केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड लिखित परीक्षा के माध्यम से ही 2.5 घंटे की अवधि में ही लाखों अभ्यर्थियों की परीक्षा में सक्षम है। जैसा कि फ्रेंड्स आप जानते हैं कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम होता है, जैसे कि आपका सीटेट हो गया, टेट हो गया, सुपर टेट हो गया, इसके अलावा भी जैसे यूपीएससी का होता है, उत्तर प्रदेश पुलिस का होता है, आपका कांस्टेबल का एग्ज़ाम होता है, फिर आरआरबी यानी कि आपका जो रेलवे पुलिस का पेपर होता है, जिसमें रेलवे पुलिस में फ्रेंड्स आपका होता है ना ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, ग्रुप डी का एग्ज़ाम जो होता है, ये सभी जो एग्ज़ाम होते हैं, फिर आपका बीएड एंट्रेंस का एग्ज़ाम हो गया, इन सभी एग्ज़ाम में फ्रेंड्स सब 2.5 घंटे का टाइम लगता है। ओके, 2.5 घंटे में आप लोग देखते होंगे लाखों करोड़ों बच्चों का जो एग्ज़ाम है, लाखों क्या 10-15 लाख 20 लाख ऐसे बच्चे हर साल एग्ज़ाम देते हैं। हमेशा हर महीने आप देखते हो कोई ना कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जरूर ही होता है। तो इसमें एक साथ 2.5 घंटे में लाखों अभ्यर्थी क्या करते हैं, अलग अलग जगह पे एग्ज़ाम दे करके एक साथ एक कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के एग्ज़ाम क्या हो जाते हैं। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं जो आपका एग्ज़ाम होता है, जो कंपटीशन एग्ज़ाम होता है, उसमें क्या होता है आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलते हैं। ठीक है, तो कैसे मिलते हैं फ्रेंड्स, ऑब्जेक्टिव, जिसको हम वस्तुनिष्ठ परीक्षा भी कहते हैं। ठीक है, इसके बारे में आगे आपको बता रहे हैं। तो चलिए देखिए यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स आपका दिया गया है प्रायोगिक परीक्षा किसे कहते हैं। तो देखिए यह विधि जो है गणित और विज्ञान जैसे तकनीकी विषयों तथा अन्य विषयों के क्रियात्मक पक्षों का मूल्यांकन करने में सक्षम है और इस विधि द्वारा भूगोल जैसे विषय का मूल्यांकन भी किया जा सकता है। और यह विधि जो है यह करके सीखने की अवधारणा को घोषित करती है। ठीक है, ये विधि किसको घोषित करती है, करके सीखने की जो अवधारणा होती है उसको क्या करेगी, घोषित करेगी। अब देखिए यहाँ हम बात करें परीक्षा, देखिए यहाँ पे आपको मैंने बता दिया ना, ये ट्रिक है फ्रेंड्स, ऐसे आप करके याद करेंगे तो आपको काफ़ी हो जाएगा। ये आपको माइंड में याद हो जाएगा। तो परीक्षा कितने प्रकार की होती है, बहुत लोग सोचेंगे 2 प्रकार की होती है, एक मौखिक एक लिखित। एक कौन सी होती है फ्रेंड्स, प्रायोगिक होती है। ठीक है, जिसे प्रैक्टिकली करके दिखाते हैं। ओके, जो प्रैक्टिकली से आपका भूगोल में हो गया। ठीक है, भूगोल में क्या होता है, प्रैक्टिकली करके दिखाना पड़ता है। अब देखिए उक्त 3 ही प्रकार की परीक्षाएँ आवधित और वार्षिक पद्धति द्वारा ली जा सकती हैं। ठीक है, इतना हो गया ना। अब चलिए इसके आगे हम लोग बात करते हैं। इसके आगे देखिए क्या दिया गया है, इसके आगे देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे दिया गया वैधता। अब देखिए आपके माइंड में आ रहा होगा वैधता क्या होता है, वैधता कौन सी चीज़ है। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ वैधता क्या होता है। देखिए वैधता जो है परीक्षा द्वारा यदि अभीष्ट लक्ष्य का ही मापन होता है तो हम
उसे वैध कहते हैं। उदाहरण के लिए बालकों के कौशल को नापने के लिए ली गई परीक्षा द्वारा कौशल की ही नाम होनी चाहिए, न कि मनोवृत्ति की। दूसरी जो परीक्षा जिस स्तर के बालकों का जिस परीक्षण के लिए बनाई गई हो, उसके द्वारा यदि उसे स्तर के बालकों का परीक्षण किया जा सके और अन्य स्तर के बालकों का नहीं हो, तो वे क्या कहलाएगी? वैध कहलाती है। जैसे कि फ्रेंड्स यहाँ पे कहा जा रहा है कि परीक्षा द्वारा यदि जो अभीष्ट लक्ष्य का ही मापन होता है, जो बच्चे अच्छे पढ़ने वाले हैं उनका ही अगर मापन होता है, हम अगर उस वेद कहते हैं, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? वेद कहते हैं। अगर उदाहरण के लिए हम बात करें कि बालकों की जो कौशल को नापने के लिए ली गई जो परीक्षा होती है, परीक्षा द्वारा कौशल ही नाम होनी चाहिए, ना कि मनोवृत्ति का। दूसरी जो परीक्षा होती है जिस स्तर के बालकों का जिस परीक्षण के लिए बनाई गई हो, उसके द्वारा यदि उसके स्तर के बालकों का परीक्षण किया जाता है तो उसे हम अन्य स्तर के बालकों का नहीं हो, तो वो वैध कहलाती है। ठीक है, ये हो गया आपका वैध परीक्षण। नेक्स्ट दिया गया विश्वसनीयता। अब देखिए विश्वसनीयता क्या दिया गया, इसका मतलब क्या होता है विश्वसनीयता का। ठीक है, वेद जो फ्रेंड्स है इसको हम यथार्थ भी कहते हैं। जैसे जिन इकाइयों पर बल दिया गया है इन्हीं का परीक्षण होना चाहिए, अर्थात शिक्षण के माध्यम से विद्यार्थियों को जो सिखाया या पढ़ाया गया है मूल्यांकन उसी पर आधारित होना चाहिए। मूल्यांकन जो होता है फ्रेंड्स एक्यूरेसी होता है, यानी कि यथार्थवादी होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ बात हो रही विश्वसनीयता की। विश्वसनीयता जो है फ्रेंड्स, जिस परीक्षा या प्रश्न पत्र के द्वारा किया गया मापन अविचल रहता है वह परीक्षा विश्वसनीय होती है। यदि परीक्षा विश्वसनीय होगी तो उसके द्वारा किया गया मूल्यांकन चाहे वह किसी भी परिस्थिति में किया जाए सदैव एक समान ही रहेगा। ठीक है, सदैव कैसा रहेगा? एक समान ही रहता है। तो आई होप फ्रेंड्स आपको विश्वसनीयता समझ में आ गया। ठीक है, आप सभी को समझ में आए। फिर इसको किसी और भी भाषा में मैं आपको एक बार बता दूं। देखिए जैसे विभिन्न परंतु एक समान परिस्थिति में, कोई भी एक समान परिस्थिति है उसमें किसी प्रश्न परीक्षण या परीक्षा का उत्तर पूर्णतः एक ही प्रकार का होगा, तो ऐसा मापन जो विश्वसनीयता कहलाती है। ठीक है, क्योंकि मूल्यांकन में विश्वसनीयता अत्यंत आवश्यक है। यदि किसी शिक्षक द्वारा थोड़े समय अंतराल में उसी विद्यार्थी का पुनः मूल्यांकन किया जाता है तो समान उत्तर देने पर विद्यार्थी का जो स्थान है वही होना चाहिए जो पूर्व में मापन एवं मूल्यांकन द्वारा प्राप्त हुआ था। ठीक है, तो इससे क्या होता है? प्राप्तांकों में भी असमानता ना हो। ओके, अब चलिए हम इसके आगे बढ़ते हैं। विश्वसनीयता आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहाँ पे मैं आपको जो बता रही हूँ ये है आपका मूल्यांकन यानी कि परीक्षण की विशेषताएं। अब देखिए यहाँ पे दिया गया वस्तुनिष्ठता। ये क्या होता है? वस्तुनिष्ठता किसे कहते हैं? तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे जो दिया गया आपका वस्तुनिष्ठता, जिस परीक्षा में बालक की, तो देखिए फ्रेंड्स अब वस्तुनिष्ठता जो होता है जिस परीक्षा में परीक्षा की व्यक्तिगत मान्यताओं का कोई स्थान नहीं होता है। ठीक है, जिसमें किसी भी प्रकार का बच्चों का कोई स्थान नहीं होता है वह परीक्षा जो है वस्तुनिष्ठ होती है। जैसे कि वस्तुनिष्ठ परीक्षा का यह गुण होता है जिसमें पक्षपात का कोई स्थान नहीं होता है। उदाहरण के लिए हम आपको बता दें, यदि किसी बालक की ली गई परीक्षा का उत्तर पुस्तिका को भिन्न भिन्न परीक्षक भिन्न भिन्न परिस्थितियों में देखें तो एक अच्छी परीक्षा में वस्तुनिष्ठता होनी चाहिए। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स वस्तुनिष्ठता बस यही होता है जैसे कि प्रश्न ऐसा बनाना चाहिए कि जिनका उत्तर एक ही हो। वस्तुनिष्ठता जो होती है वो ऑब्जेक्टिव फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया ना, ऑब्जेक्टिविटी जो क्वेश्चन आता है आपका ऑब्जेक्टिव टेस्ट जिसको बोलते हैं, होने से जो मूल्यांकन में किसी प्रकार की मनमानी नहीं हो सकती। ठीक है, इसका जो मूल्यांकन होता है वो उचित ढंग से होता है। ओके, अब देखिए यहाँ बात हो रही मानकता की। मानकता की बात हो रही कि मानकता क्या है? प्रश्नों का स्वरूप, प्रश्नों की संख्या एवं प्रश्नों का स्तर पूर्व निर्धारित नियमों के अनुसार होना चाहिए। यदि कोई प्रश्न पत्र नियमों का उल्लंघन करके बनाया जाता है
तो वह क्या है, मानक नहीं कहलाएगा। उदाहरण स्वरूप अगर हम बात करें, केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के कुछ मानक तय किए गए हैं। ठीक है, जैसे कि आप लोग जानते हैं सीटेट का एग्ज़ाम आप देने जाएंगे तो आपके लिए कुछ मानक तय किया रहता है। जिस प्रकार से तय किया रहेगा उसी प्रकार से आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन आंसर देखने को मिलता है। ओके, जैसे कि देखिए, पहले से 5वीं कक्षा तक के जो शिक्षक होते हैं, शिक्षकों के लिए प्रश्न पत्र 150 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिन्हें 5 भागों में बांटा जाता है। अब आप लोग कमेंट करके बताइए 5 भागों में कैसे कैसे बांटा गया है। जैसे कि मान लीजिए मैंने आपको बताया है, पहला CDP जो है, पहला जो आपका CDP 30 मार्क्स का, सेकंड आपका EVS 30 मार्क्स का, थर्ड आपका मैथ 30 मार्क्स का, और 2 आपकी आती है जो 60 नंबर की, फर्स्ट सब्जेक्ट जो आपका फर्स्ट लैंग्वेज, सेकंड लैंग्वेज। ठीक है, फर्स्ट लैंग्वेज आपकी हिंदी है तो सेकंड आपकी इंग्लिश होगी। फर्स्ट आपकी अगर हिंदी है तो सेकंड आपकी संस्कृत होगी। अगर फर्स्ट आपकी इंग्लिश है तो सेकंड आपकी संस्कृत या हिंदी होगी। ओके, तो इस प्रकार से 5 भागों में आपका बांटा रहता है। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसी प्रकार देखिए फ्रेंड्स, आपका यहाँ पे दिया गया है, यदि इसी परीक्षा पत्र को किसी और स्वरूप में तैयार किया जाए तो वह प्रश्न मानक नहीं कहलाएगा। तो यहाँ पर फ्रेंड्स वो क्या कहलाएगी, एक मानक परीक्षा नहीं कहलाती। ठीक है, समझ में आप लोगों को सीटेट की परीक्षा आपकी किस प्रकार से होती है। आपके लिए एक मानक तैयार किया रहता है कि इतना आपका जो है सिलेबस है, इतनी सिलेबस में से आपका क्वेश्चन आंसर एग्जाम में पूछा जाता है। और जैसे आप अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आंसर आप लगा लेते हैं तो आपको बिल्कुल प्रॉब्लम ही नहीं होती है, एकदम आसान से आपको पेपर लगता है और आपका एक ही बार में एग्ज़ाम भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका होता है सीटेट का एग्ज़ाम, जिसको 5 भागों में यहाँ बांटा गया है, जो बताया गया है यहाँ पे। ठीक है, इसके बाद अब देखिए नेक्स्ट दिया गया टॉपिक व्यवहारिकता। क्या कहा गया है, व्यवहारिकता। ठीक है, व्यवहारिकता मतलब कि आपकी क्या, उसमें क्या बोलते हैं आप लोग इंग्लिश में बताइए कमेंट करके। ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे दिया गया है व्यवहारिकता क्या है, ऐसा परीक्षण जो केवल पुस्तकीय ज्ञान का मूल्यांकन ना करे अपितु व्यवहारिक ज्ञान का भी मूल्यांकन करे, वो व्यवहारिक माना जाता है। ठीक है, वो क्या माना जाता है, व्यवहारिक माना जाता है। जैसे कि मैं आपको बता दूं, मूल्यांकन फ्रेंड्स व्यवहारिक होना चाहिए ताकि उसे व्यवहार में लाया जा सके। अर्थात मूल्यांकन जो है प्रक्रिया, लागत, समय और प्रयोग सरलता की दृष्टि से वास्तविक, व्यवहारिक और कुशल होना चाहिए। ठीक है, कैसा होना चाहिए, व्यवहारिक और कुशल होना चाहिए। ओके, अब देखिए नेक्स्ट यहाँ पे फ्रेंड्स दिया गया आपका उपचारात्मक शिक्षण। ये क्या होता है, वास्तविक कक्षा शिक्षण के बाद जब छात्रों की व्यक्तिगत एवं विषयगत समस्याओं को दूर करने के लिए उन्हें विशेष रूप से पढ़ाया जाता है, प्रक्रिया उपचारात्मक शिक्षण कहलाता है। ओके, प्रक्रिया कैसी कहलाती है, उपचारात्मक शिक्षण कहलाती है। उपचारात्मक शिक्षण जो है फ्रेंड्स आपका, इसमें क्या होता है, ये उपचारात्मक शिक्षण कहलाता है क्योंकि इसमें वास्तविक कक्षा में जो शिक्षण के बाद, मतलब जो शिक्षण प्रक्रिया होती है, टीचर्स जो बच्चों को ज्ञान देता है, जब बच्चों क्लास चलती है उसके बाद क्या होता है, जब छात्रों की व्यक्तिगत एवं विषयगत समस्याओं को दूर करने के लिए उन्हें विशेष रूप से पढ़ाया जाता है, तो वह जो प्रक्रिया कहलाती है उसे ही उपचारात्मक शिक्षण कहलाता है। ठीक है, आई होप फ्रेंड्स आप सभी को व्यवहारिकता, उपचारात्मक शिक्षण, ये सभी आपको जो विश्वसनीयता मैंने बताया, या फिर वस्तुनिष्ठता बताया, फिर विश्वसनीयता, यथार्थता जो मैंने बताया, आई होप आप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, इसके बाद देखिए यहाँ पे आपका है निदानात्मक परीक्षण दिया गया। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे आपका आ गया निदानात्मक परीक्षण किसे कहते हैं। तो देखिए निदानात्मक परीक्षण क्या होता है, जो छात्रों की व्यक्तिगत अथवा विषयगत समस्याओं का पता लगाने के लिए कक्षा शिक्षण के बाद जो परीक्षण ली जाती है ना, कक्षा शिक्षण के बाद जो परीक्षा ली जाती है वह निदानात्मक परीक्षण कहलाता है। और इस परीक्षण के नतीजों के आधार पर ही उपचारात्मक शिक्षण का नियोजन किया जाता है। उपचारात्मक शिक्षण की सफलता समस्याओं के कारणों की सही पहचान करती है। जो भाषा होती है आपकी, भाषा संदर्भ में निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य बच्चों की भाषा प्रयोग संबंधी
कठिनाइयों के संभावित कारणों की पहचान करना है। ठीक है, इसमें बता रहा है जो निदानात्मक आपका परीक्षण होता है, इसमें जो छात्र होते हैं, छात्रों को व्यक्तिगत अथवा विषयगत समस्याओं का पता लगाने के लिए कक्षा में जो टीचर्स होते हैं पढ़ाने के बाद जो परीक्षा लेते हैं वही क्या कहलाती है, निदानात्मक परीक्षण कहलाती है। पहले बच्चों को समझाएंगे, उसके बाद बच्चों से पूछा जाएगा, जो बच्चों को समझ में नहीं आएगा उसका क्या करेंगे, निदान करेंगे। ठीक है, इस परीक्षण के नतीजे के आधार पर ही उपचारात्मक शिक्षण का नियोजन किया जाता है। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे कह रहा है उपचारात्मक शिक्षण। उपचारात्मक शिक्षण की जो होती है फ्रेंड्स, सफलता समस्याओं के कारण ही सही पहचान करती है। भाषा के संदर्भ में जो निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य होता है, बच्चों की भाषा प्रयोग संबंधी कठिनाइयों के संभावित कारणों की पहचान करना। उपचारात्मक शिक्षण निदानात्मक परीक्षण के बाद ही आता है। उपचारात्मक शिक्षण जो है फ्रेंड्स आपके निदानात्मक परीक्षण के बाद आएगा। और उपचारात्मक शिक्षण क्या होता है, एक प्रकार का शिक्षण या अनुदेशात्मक कार्य है जिसे क्या होगा, किसी समय विद्यार्थी या विद्यार्थियों के समूह को किसी विषय विशेष या प्रकरण विशेष या फिर क्या प्रकरण विशेष से संबंधित किसी विशेषण समस्या या कठिनाइयों के निवारण हेतु प्रयोग में लाया जाता है। ओके, अब देखिए यहाँ पे दिया गया है जो शिक्षण या अधिगम की कठिनाइयों या त्रुटियों के कारण बच्चे पिछड़ जाते हैं, वो उपचारात्मक शिक्षण द्वारा उपयुक्त शिक्षण विधि का चयन करके उनकी कठिनाइयों को दूर करने का प्रयास किया जाता है। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे बात हो रही उपचारात्मक शिक्षण की। पहले बच्चों की जो कठिनाई होती है उसको समझा जाता है, उसके बाद उसको निदान किया जाता है। ठीक है, ये क्या कहलाएगा, आपका उपचारात्मक शिक्षण कहलाता है। अब देखिए फ्रेंड्स, थोड़ा सा मैं आपको बता दूं उपचारात्मक शिक्षण निदानात्मक शिक्षण क्या होता है। देखिए, जो उपचारात्मक शिक्षण, यहाँ पे उपचारात्मक शिक्षण बताया गया ना, उपचारात्मक शिक्षण जो है मूलतः एक ऐसी शिक्षण विधि है जो छात्रों की अक्षमता अनुरूप समस्या का समाधान करती है। तो देखिए, उपचारात्मक शिक्षण क्या होता है, शैक्षणिक निदान का प्रयोजन ही उपचारिक शिक्षण है। शैक्षणिक निदान द्वारा बालकों की कठिनाइयों का पता लगाकर उन कठिनाइयों को दूर करने के लिए जो शिक्षक शिक्षण विधियाँ अपनाता है उसे ही क्या कहेंगे, उपचारिक शिक्षण कहते हैं। ठीक है, मतलब कि बच्चों को पढ़ाने के बाद बच्चों की उनकी जो कठिनाइयाँ हैं उनको समझ के उनका कठिनाइयों का पता लगाकर उन कठिनाइयों को सरल से सरल भाषा में उनको समझाने के लिए। अब देखिए फ्रेंड्स, मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे दिया गया है उपचारात्मक शिक्षण की विशेषताएं क्या होती है। तो देखिए, उपचारात्मक शिक्षण हमेशा वास्तविक कक्षा शिक्षण के बाद ही किया जाता है। इसके अंतर्गत क्या होता है, केवल समस्यागत बालक का शिक्षण किया जाता है और यह शिक्षण जो है हमेशा निदानात्मक परीक्षण के नतीजों के आधार पर होता है। ठीक है, यह शिक्षण कैसे होता है फ्रेंड्स, हमेशा निदानात्मक परीक्षण के नतीजों के आधार पर किया जाता है। अब चलिए इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, कहा गया है विशेष कक्षाओं में शिक्षण विधियों में संशोधन करने के लिए। और निदानात्मक परीक्षण का अर्थ है कि बालक की अधिगम संबंधी कठिनाइयों को पहचानना, और निदानात्मक परीक्षण का कार्य है कि अनुत्तीर्ण बालक की कठिनाइयों को पहचानना और उन्हें दूर करने का हर संभव प्रयास करना। तो देखिए, इसके बाद चलिए मैं आपको बताती हूँ निदानात्मक एवं उपचारिक शिक्षण का महत्व क्या होता है। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं निदानात्मक एवं उपचारिक शिक्षण का महत्व। तो देखिए, फर्स्ट पॉइंट दिया गया है कि आधुनिक शिक्षण में निदानात्मक एवं उपचारिक शिक्षण जो है वो एक नवीन प्रयोग है
और इससे उन बालकों को विशेष लाभ होता है जो किन्हीं कारणों से सीखने की क्रिया में पिछड़ जाते हैं और अपेक्षित प्रगति नहीं कर पाते हैं। ठीक है, और क्या कर पाते हैं वो अपेक्षित प्रगति, मतलब जिस प्रकार से सभी बच्चे प्रगति करते हैं उस प्रकार से प्रगति नहीं कर पाते। ठीक है, नहीं सीख पाते हैं। अब हम बात करते हैं निदानात्मक शिक्षण द्वारा बालकों की सीखने संबंधी कठिनाइयों का पता चल जाता है। ठीक है, निदानात्मक शिक्षण से क्या होता है, बालकों को सीखने में जिस भी प्रकार की जो उनको कठिनाइयाँ आती हैं उसका क्या होता है, पता लग जाता है। जिस प्रकार से शिक्षण संबंधी कठिनाइयों एवं कारणों को दूर करने में समुचित शिक्षण प्रक्रिया अपनाई जाती है, जिससे बालकों को अपनी शक्ति एवं योग्यतानुसार शैक्षिक प्रगति करने का अवसर मिलता है। ठीक है, जब उनकी कठिनाइयों का पता लग जाएगा तो बच्चों को एक अवसर मिल जाएगा किस प्रकार से शैक्षणिक प्रगति करने का अवसर मिलता है। ठीक है, इसके बाद क्या होगा, औपचारिक शिक्षण द्वारा छात्रों की व्यक्तिगत कठिनाइयाँ दूर होती हैं और इस क्रिया से अन्य छात्रों के समय आदि की भी क्षति नहीं होती है। ठीक है, जो शिक्षण है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में पिछड़े बालक को हीन भावना दूर हो जाती है और वे असमायोजन से बच जाते हैं, साथ ही उन्हें आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। ठीक है, आगे बढ़ने क्या होती है, उनको प्रेरणा मिलती है और उनके व्यक्तित्व को समुचित विकास करने में सहायता भी मिलती है। ठीक है फ्रेंड्स, आप लोगों को यहाँ पे समझ में आया। यहाँ पे बात हो रही है कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में जो पिछड़े बालक होते हैं उनको हीन भावना दूर हो जाती है और वे असमायोजन से बच जाते हैं और साथ ही उन्हें आगे बढ़ने की भी प्रेरणा मिलती है और ऐसे में उनके जो व्यक्तित्व होता है उनका समुचित विकास करने में सहायता मिलती है। आई होप फ्रेंड्स आप सभी को निदानात्मक एवं औपचारिक शिक्षण का जो महत्व समझ में आ गया होगा। तो चलिए इसके आगे हम बढ़ते हैं। इसके आगे देखिए नेक्स्ट यहाँ पे दिया गया है अब हम बात करेंगे फ्रेंड्स उपचारात्मक शिक्षण के उद्देश्य क्या होता है। देखिए जो उपचारात्मक शिक्षण के प्रमुख उद्देश्य जो है निम्न प्रकार से हैं। पहला उद्देश्य दिया गया है शिक्षार्थी के भाषा संबंधित विभिन्न दोषों का निवारण करके उसे सामाजिक दृष्टि से अधिक कुशल एवं योग्य बनाना। बच्चे जो हैं उनकी जो भाषा संबंधित जिस भी प्रकार का जो विभिन्न प्रकार के दोष हैं उनका निवारण करने के लिए उसे सामाजिक दृष्टि से अधिक कुशल एवं योग्य किस प्रकार बनाना है, इसके बारे में टीचर्स क्या करेंगे, अपना आपस में निदान करेंगे, उपचार करेंगे। ठीक है, अब इसके आगे देखिए फ्रेंड्स बात हो रही है विद्यार्थी की ज्ञान परक अशुद्धियों को दूर करना। विद्यार्थी जो ज्ञान अर्जन किए हैं, ज्ञान अधिगम किए हैं, उसमें किस प्रकार की अशुद्धि है उसको दूर करना। नेक्स्ट दिया गया है भाषिक व्याघात संबंधित दोषों को दूर करना, अर्थात अपनी मातृभाषा के कारण अल्प प्राण, महाप्राण, घोष, अघोष के उच्चारण और इस प्रकार लेखन में होने वाली त्रुटियों को दूर करना। तो ये सभी क्या कहलाता है फ्रेंड्स, उपचारात्मक शिक्षण कहलाता है। जैसा कि आप लोग अगर पढ़े होंगे अल्प प्राण, महाप्राण, घोष, अघोष ये सभी क्या होता है तो आप सभी को पता होगा। नहीं तो इसके बाद जो नेक्स्ट क्लास आएगी उसमें मैं आपको पढ़ा दूंगी। और नहीं तो फ्रेंड्स मैंने जो हिंदी ग्रामर की एक प्लेलिस्ट डाल रखी है मेरे चैनल पे, आप अगर चैनल सब्सक्राइब करेंगे तो उस पे चैनल पे जाके आप देखेंगे तो आपको प्लेलिस्ट मिलेगी हिंदी ग्रामर की। उस हिंदी ग्रामर की प्लेलिस्ट में आप फ्रेंड्स देखेंगे तो आपको ये जो महाप्राण, अल्पप्राण, घोष, अघोष जो है मैंने काफ़ी अच्छे से आपको समझाया है। ओके, तो आप लोग वहाँ से देख लेंगे, आप लोगों को ये जो है पॉइंट क्लियर हो जाएगा। उच्चारण और इस कारण होने में वाली कौन कौन सी त्रुटियों को दूर करना। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आपका दिया गया फ्रेंड्स विद्यार्थी में इस प्रकार की भाषाई आदतों अथवा व्यवहार को विकसित करना जो उस समय तक विद्यार्थी ने नहीं सीखी है। तो ये क्या कहलाएगी फ्रेंड्स, ये भी आपका उपचारात्मक शिक्षण कहलाएगा। बच्चों को जो टीचर्स हैं उनकी भाषाई आदतों और व्यवहार को विकसित करने के लिए बच्चों को सिखाएंगे। नेक्स्ट कहा गया है कि अनुचित भाषाई आदतों को दूर करना, साथ ही मानक भाषा को
विकसित करके व्यवहार में स्थायित्व प्रदान करना। ठीक है फ्रेंड्स, इस यहाँ तक आई होप आप सभी को उपचारात्मक शिक्षण के उद्देश्य समझ में आ गया है। अब मैं इसके आगे नेक्स्ट बढ़ती हूँ। आई होप अगर आप लोगों को यहाँ तक कुछ भी प्रॉब्लम है या फिर कुछ आपको नहीं समझ में आ रहा, डाउट है, तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, इसके आगे नेक्स्ट हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे दिया गया है उच्चारण में उपचारी शिक्षण की आवश्यकताएं। तो उच्चारण में उपचारी शिक्षण की क्या क्या आवश्यकताएं होती हैं। तो देखिए, अशुद्ध उच्चारण से भाषा का जो स्वरूप है वो बिगड़ता है। बिना शुद्ध उच्चारण ज्ञान के भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान नहीं हो सकता। उच्चारण जो है फ्रेंड्स ध्वनियों के आधार पर किया जाता है। ध्वनियों के अशुद्ध उच्चारण में न भाषा ठीक ढंग से समझी जा सकती है, न ही उसका सम्यक ज्ञान ही हो पाता है। जैसे कि फ्रेंड्स आप सभी लोग जानते हैं, अगर आपको मात्रा का ज्ञान नहीं है, ध्वनि का ज्ञान नहीं है, तो क्या आप बुक पढ़ सकते हो या फिर कोई भी चीज़ आप पढ़ सकते हो, सही से नहीं ना पढ़ सकते हो। उसका हर एक चीज़ क्या होगा, सम्यक ज्ञान ही क्या होगा, बिगड़ा हुआ होगा। नेक्स्ट क्या है, बाल्यावस्था में ही। नेक्स्ट कह रहा है अशुद्ध उच्चारण पठन एवं लेखन कौशल को प्रभावित करता है। उन्हें दोषमुक्त बनाए रखने के लिए उपचारी शिक्षण जो है आवश्यक है। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है अहिंद भाषा क्षेत्र में बालकों को प्रांतीय भाषाओं का प्रभाव पर है। वहाँ के बालकों को हिंदी के उच्चारण में इन प्रांतीय भाषा के प्रभाव से बचना चाहिए। तो ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आप सभी की क्लास जो है कंप्लीट होती है। अगर आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करिएगा। मिलते हैं आप सभी से हम नेक्स्ट क्लास में। आ जाए बिट्टू। जो हमारी क्षेत्रीय भाषा है, जो हमारी सामाजिक भाषा, जो मेरे आसपास बोली जाती है, उसमें क्या हम किसी प्रकार का व्याकरण का यूज करते हैं? नहीं ना। हम लोग कोई भी भाषा किसी भी प्रकार से कहीं पे भी यूज कर लेते हैं। ठीक है, तो वो क्या हो गया फ्रेंड्स, उसमें हम लोग किसी प्रकार का व्याकरण नहीं यूज कर रहे हैं। ठीक है, वो हमारी अर्जन है, उसको हमने खुद से सुन के बोल के सीखा है। लेकिन अगर हम भाषा अधिगम की बात करें, भाषा अधिगम जो हमारी लैंग्वेज भाषा अधिगम की रहती है, उसको हम व्याकरण कहते हैं। उसको हमें जानने के लिए, उसको हमें पढ़ने के लिए, उसको हमें अधिगम करने के लिए एक नियमावली होती है, उसको जानना जरूरी होता है। तो जो नियमावली होती है उसी को हम क्या कहते हैं, व्याकरण, यानी कि उसको हम क्या कहते हैं, ग्रामर कहते हैं। ठीक है, कल की क्लास में मैंने आपको बताया था, आज थोड़ा सा मैं और आपको रिविज़न करा देती हूँ। और हम अलग भाषा में अगर हम इसको कहें कि भाषा को सीखने के लिए व्याकरण को सीखना क्या होता है, अनिवार्य होता है। उसी प्रकार व्याकरण शिक्षण को लेकर विद्वानों के अलग अलग मत रहे हैं और इन्हीं मतों के फलस्वरूप व्याकरण शिक्षण सिद्धांतों ने जन्म लिया है। ठीक है, तो जैसा कि फ्रेंड्स आप सभी लोग जानते हैं, मैंने आपको कल की क्लास में डॉक्टर जेंगर के अनुसार बताया था, कामता प्रसाद गुरु के अनुसार बताया था कि इन लोगों ने भाषा व्याकरण को किस प्रकार से बताया है। और डॉक्टर स्वीट के अनुसार बताया था। महर्षि पतंजलि ने क्या कहा था, मैं आपको फिर से आज बता देती हूँ। देखिए, जो महर्षि पतंजलि हैं, इन्होंने कहा था कि अपने महाभाष्य में इसे शब्दानुशासन कहकर परिभाषित किया जाता है। ठीक है, ये जो कहा था कि इन्होंने कहा था, महर्षि पतंजलि ने कहा था। और देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, एक छोटी सी लैंग्वेज में भाषा की जो इस बनते बिगड़ते स्वरूप को शुद्ध बनाए रखने के लिए या इसकी जो एक रूपता होती है उसको निर्धारित करने के लिए कुछ नियम बनाए जाते हैं। ठीक है, जैसे कि मैं आपको बता दूं कुछ नियम। अगर आप लोग मेरी जो हिंदी ग्रामर की मैंने जो प्लेलिस्ट बना के रखी है चैनल पे, आप लोग अगर उस प्लेलिस्ट में देखेंगे तो उसमें मैंने आपको संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण, रस, छंद, अलंकार, सोरठा, पर्यायवाची, विलोम शब्द और भी बहुत सी चीज़ें हैं जो मैंने आपको उसमें टॉपिक वाइज पूरा पढ़ाया है। तो अगर आप लोग उसको अच्छे से देख लेंगे, कर लेंगे, तो आई होप कि आपका कोई भी अगर एग्ज़ाम है, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, वनडे एग्ज़ाम का, तो आप उसको क्लियर ही कर लेंगे। ठीक है, हिंदी जो टॉपिक आपके जितने भी हिंदी से क्वेश्चन आंसर आपके फंसते हैं ग्रामर से, तो जितना मैंने प्लेलिस्ट में बना रखा है, जितना मैंने प्लेलिस्ट में बताया है,
काफ़ी अच्छे से मैंने उसमें समझाया है, आप लोग उसको देखेंगे तो पक्का है, कन्फर्म है, 100% गारंटी मेरी है कि ग्रामर का क्वेश्चन उससे बाहर एक भी नहीं जाएगा। ओके, तो आप लोग इसको एक बार अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे फिर कह रहा है व्याकरण शिक्षण का अनिवार्यता का सिद्धांत क्या है। तो देखिए शिक्षण शास्त्रियों का यह मानना है कि किसी भी भाषा को सीखने के लिए व्याकरण सीखना क्या होता है, अनिवार्य होता है। तो देखिए इसके पहले मैंने फ्रेंड्स आपको त्रिभाषा सूत्र भी बताया था। अगर आपको याद होगा त्रिभाषा सूत्र में मैंने आपको क्या बताया था, तो देखिए उसमें मैंने आपको बताया था जो पहली भाषा होती है, पहली भाषा मैंने कौन सी बताई थी, कोई भी व्यक्ति है, अगर आपके यहाँ का व्यक्ति है, जैसे हमारे आसपास का है यूपी का या फिर अदर स्टेट अपने इंडिया का है, तो उसकी जो फर्स्ट भाषा है वो क्या होगी, हिंदी होगी। मातृभाषा क्षेत्रीय भाषा जो होगी वो क्या होगी, हिंदी होगी। अगर हम बात कर लें दक्षिणी अफ्रीका, दक्षिणी भारतीय लोगों की अगर हम बात करें तो उनकी जो मातृभाषा होगी, जो उनकी क्षेत्रीय भाषा होगी, ठीक है, तो वो कौन सी भाषा होगी, उनकी प्रथम भाषा होगी, वो तो उनकी क्या हो जाएगी, अंग्रेजी भाषा। फिर उसके बाद फ्रेंड्स मैंने आपको त्रिभाषा सूत्र में बताया, जो तीसरी भाषा आती है वो होती है दक्षिण भारतीय भाषा। तो उनको देखिए, जिनको अगर अंग्रेजी आती है तो उनकी जो सेकंड लैंग्वेज होगी वो दक्षिणी भारतीय भाषा होगी, और फिर जो उनकी थर्ड लैंग्वेज होगी वो क्या होगी, हिंदी होगी, ठीक है। उसी प्रकार फ्रेंड्स जैसे आप लोग देखते हैं, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग की जो पहली भाषा मातृभाषा क्या होगी, हिंदी होगी, सेकंड भाषा अंग्रेजी होगी, और फोर्थ भाषा जो होती है हमारी थर्ड भाषा क्या होगी, दक्षिण भारतीय भाषा होगी। ओके, तो अगर आप लोगों के मन में आ रहा होगा ये क्वेश्चन कि जो त्रिभाषा सूत्र है इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, किसके अनुसार ये सब किया गया, तो देखिए इसके बारे में भी मैंने आपको बताया था, ठीक है। इसके बारे में मैंने आपको क्या बताया था, जो त्रिभाषा सूत्र के बारे में 1966 में और 1964 में कोठारी कमीशन द्वारा त्रिभाषा सूत्र की संकल्पना को राष्ट्र के समक्ष रखा गया था। और इसके बाद क्या हुआ था, 1968 की जो शिक्षा नीति के अनुसार क्या हुआ था, त्रिभाषा सूत्र के लिए कुछ सिफारिशें की गई थी। जैसे कि मैं आपको बता दें, पहली सिफारिश क्या की गई थी कि विद्यालय में जो पहली भाषा के रूप में मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा को पढ़ाया जाए। जैसे मैंने आपको बताया था ना, जो बच्चों की प्राथमिक क्लास होती है, जो बच्चों की फर्स्ट क्लास होती है, उसमें क्या हो, बच्चों की जो उनकी मातृभाषा है, जो उनकी क्षेत्रीय भाषा है, जो उनकी भाषा अर्जन है, उसी में उनको क्या किया जाए, उनको प्राथमिक शिक्षा दी जानी चाहिए। सेकंड सिफारिश में जो कोठारी कमीशन द्वारा उन्होंने कहा था कि द्वितीय भाषा के रूप में हिंदी भाषी राज्यों, कोई भी जो हिंदी भाषी राज्य हैं उसमें कोई भी आधुनिक भाषा या अंग्रेजी और गैर हिंदी भाषी क्षेत्रों में हिंदी भाषा को द्वितीय भाषा के रूप में पढ़ाया जाए, ठीक है। और फिर तृतीय उन्होंने क्या रखा था, तृतीय भाषा के रूप में इन्होंने कहा था हिंदी भाषी तथा गैर हिंदी भाषी जो हैं दोनों राज्यों में, देखिए जो हिंदी भाषी हैं, जो हिंदी गैर हिंदी भाषी हैं, उन दोनों राज्यों में क्या हो, अंग्रेजी या कोई भी ऐसी आधुनिक भारतीय भाषा जिसे द्वितीय भाषा के रूप में न पढ़ाई जाए। ओके, समझ में आप लोगों को ना, तो त्रिभाषा सूत्र मैं आपको बता रही हूँ। इसके पहले वाली क्लास में आप देखेंगे तो मैंने उसमें काफ़ी अच्छे से समझाया आप लोगों को। यहाँ पे मैं केवल आपको बता रही हूँ, ठीक है। टॉपिक आ गया है तो मैं आपको उसको समझा दे रही हूँ अच्छे से। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे बताया गया है 1968 में क्या होता है। 1968 की जो शिक्षा नीति बनती है उसमें कहा गया था कि 1986 की जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति में दोहराया गया तथा इनका संशोधित रूप जो है वो 1992 की कार्यकारी योजना में भी देखा गया है, ठीक है। समझ में आया आप लोगों को? आई होप आप सभी को वहाँ तक समझ में आ गया होगा जो मैं समझाना चाहती हूँ आप लोगों को, ठीक है। अब देखिए मैं बता रही हूँ आपको, सॉरी, अब देखिए मैं आपको बता दूँ कि कल की क्लास में मैंने आपको भाषा और व्याकरण बता दिया था और इसकी क्या क्या भूमिका होती है, भाषा अधिगम में व्याकरण की क्या क्या भूमिका होती है, ठीक है, ये मैंने बता दिया था। चलिए एक बार मैं आपको दोहरा देती हूँ क्या क्या भूमिका मैंने जैसे बताया था। शुद्ध शुद्ध पढ़ना, शुद्ध शुद्ध लिखना, शुद्ध शुद्ध बोलना जो होता है ये किसके द्वारा होता है, शुद्ध व्याकरण के द्वारा ही होता है। जिसको व्याकरण का ज्ञान होगा, जो बच्चों का व्याकरण अच्छा होगा वो क्या करेंगे, शुद्ध शुद्ध बोलेंगे और शुद्ध शुद्ध लिखेंगे और शुद्ध शुद्ध ही पढ़ेंगे, ठीक है। और व्याकरण के बिना अगर हम बात करें तो व्याकरण के बिना कोई भी जो भाषा शिक्षण होता है वो क्या होती है, अधूरी होती है। व्याकरण के संपूर्ण ज्ञान में क्या होता है, ज्ञान के अभाव में क्या होता है, शुद्ध बोलना और शुद्ध लिखना ही संभव नहीं है। जिस प्रकार किसी शासन को सुचारू रूप से चलाने हेतु
पर्याप्त नियमों का होना आवश्यक होता है, उसी प्रकार बिना नियमों के सत्ता में भी स्थिति उत्पन्न हो सकती है। ठीक है, समझ में आप लोगों को? तो चलिए फ्रेंड्स, इसके बाद हम बात करते हैं व्याकरण शिक्षण की व्यर्थता का सिद्धांत। इन्होंने कहा है इसमें बहुत से विद्वान व्याकरण के स्वतंत्र शिक्षण का विरोध करते हैं और उनका मानना है कि भाषा क्या है, भाषा साध्य है, व्याकरण मात्र साधन है। अतः हम व्याकरण पर अधिक बल नहीं देना चाहिए, क्योंकि क्या होता है, हमारा जो उद्देश्य है वो भाषा सीखना है, ना कि व्याकरण। ओके, विभिन्न से जो वैज्ञानिक हैं उन्होंने क्या कहा, हमारा जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या है, भाषा सीखना है, ना कि व्याकरण सीखना। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है कि व्याकरण में समान्वित शिक्षण का सिद्धांत। यह कह रहा है कि एक भाषा शिक्षक के सामने सदा से उक्त दोनों सिद्धांतों के कारण व्याकरण शिक्षण एक समस्या बनकर खड़ा हो गया है और शिक्षाविदों का एक समूह व्याकरण के शिक्षण को अनिवार्यता बताता है और दूसरा व्यर्थ बताता है। अतः हम बात करें कि एक भाषा शिक्षक को सदैव बीच का रास्ता अपनाना चाहिए। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो भाषा शिक्षण के अंतर्गत बहुत से ऐसे विषय हैं जिनमें व्याकरण के संप्रांतों को अलग अलग विषय के रूप में पढ़ाने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसके साथ अगर हम बात करें, इसके साथ ही बहुत से विषय ऐसे भी हैं जिन्हें यदि अलग विषय के रूप में न पढ़ाया गया तो भाषा जैसी नियमबद्धता जो है व्यवस्था का शिक्षक को विषय की जटिलता पर क्या होगा, जटिलता का छात्रों के मानसिक स्तर के अनुरूप विवेकपूर्ण निर्णय लेते हुए व्याकरण को दोनों स्वरूपों अर्थात एक अलग विषय के रूप में तथा दूसरा क्या होगा, भावों में समाहित करके पढ़ाना चाहिए। इसी सिद्धांत को हम व्याकरण का समान्वित शिक्षण का सिद्धांत कह सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए फ्रेंड्स, इसके आगे हम बात करते हैं। यहाँ तक तो मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, यहाँ तक मैंने आपको बता दिया है व्याकरण के समन्वित शिक्षण का सिद्धांत क्या होता है। आई होप आप सभी को काफ़ी अच्छे समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। तो चलिए हम अब बात करते हैं अब हम इसके आगे बात करेंगे व्याकरण शिक्षण की विधियाँ। तो व्याकरण शिक्षण की जो विधियाँ हैं किस प्रकार से हैं, पहला है आपका निगमन विधि। ठीक है, दूसरा आपका आता है आगमन विधि। ठीक है, दो प्रकार की विधियाँ होती है। पहला आपका होता है निगमन विधि जिसको हम डिडक्टिव मेथड बोलते हैं और दूसरा होता है आपका आगमन विधि जिसको हम इंडक्टिव मेथड बोलते हैं। तो चलिए हम पहले बात करते हैं निगमन विधि की। तो जो फ्रेंड्स निगमन विधि है इसको बोलते हैं सूत्र विधि। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, सूत्र विधि, पुस्तक विधि। ठीक है, ये जो होती है इसको निगमन विधि को सूत्र विधि और पुस्तक विधि भी कहा जाता है। इस विधि में क्या होता है फ्रेंड्स, यह विधि जो है निगमन विधि भी कहलाती है। यह इस विधि में बालकों को व्याकरण संबंधित नियम जो हैं वो पहले से बता दिए जाते हैं और उसके बाद क्या होता है, उन नियमों का अभ्यास कराया जाता है। जैसे कि मैं आपको बता दूं, उदाहरण के लिए यदि हमें संज्ञा का ज्ञान देना है तो पहले बालकों को संज्ञा की परिभाषा बताएंगे, उसके बाद कुछ वाक्य लिखकर या बोलकर विद्यार्थियों द्वारा उनमें से संज्ञा शब्द को छंटवाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे फ्रेंड्स जो मैंने आपको बताया सब निगमन विधि जो डिडक्टिव मेथड मैंने आपको बताया, इसमें क्या होता है, व्याकरण शिक्षण की सबसे प्राचीनतम विधि यही है। व्याकरण शिक्षण की जो सबसे प्राचीनतम विधि है वह क्या है फ्रेंड्स, डिडक्टिव मेथड जिसको बोलते हैं निगमन विधि। इस विधि में क्या होता है, विद्यार्थियों को सबसे पहले सर्वप्रथम क्या करेंगे, उनको व्याकरण के नियम को कंठस्थ यानी कि उनको याद कराएंगे। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, उनको व्याकरण के नियमों को याद कराया जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे, उनको उदाहरण देके उनका व्यवहारिक प्रयोग कराना सिखाया जाता है। इसको क्या कहेंगे, इसको कहा जाता है डिडक्टिव मेथड यानी कि निगमन विधि। अब देखिए फ्रेंड्स, अब आपके फ्रेंड्स देखिए आपके मन में आ रहा होगा कि सूत्र विधि क्या होती है। ठीक है, आप ऐसा सोच रहे होंगे कि सूत्र विधि क्या होती है। तो सूत्र विधि क्या होती है, इसमें जो अध्यापक होता है, सूत्र विधि में अध्यापक छात्रों को व्याकरण संबंधी कुछ सूत्र बता देते हैं।
आप लोग तो सोच रहे होंगे जो सूत्र वगैरह होते हैं तो केवल मैथ में चलता है, वो हिंदी में कहाँ से सूत्र आ गया। तो हिंदी में फ्रेंड्स सूत्र नहीं होता, इसमें क्या होता है शिक्षार्थी उन्हें समझने बिना कंठस्थ नहीं कर लेते हैं। तो देखिए कोई भी चीज़ होती है उसको समझने के लिए हर एक चीज़ को पहले एक नियमावली बनानी पड़ती है, ठीक है। आप भी अगर अपना जो क्लास अटेंड कर रहे हैं तो उसका आपने नियम बनाया होगा, हाँ मुझे इतने टाइम पे इतना टाइम पे लेकर के मुझे क्लास अटेंड करनी है, मुझे पढ़ना है, ठीक है, ये ऐसा होता है। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, अब आपको मैं बता दूँ पुस्तक विधि क्या होती है। तो देखिए पुस्तक विधि में क्या होता है, यह सूत्र विधि का ही परिवर्तन रूप होता है। इस विधि में क्या होता है, नियमों का ज्ञान कराने के बाद छात्रों को व्याकरण की पुस्तक दे दी जाती है और छात्र उसमें से नियमों को याद कर लेता है। अधिकांश विद्वान जो आए उन्होंने कहा कि जो निगमन विधि में अमनोवैज्ञानिक व अरुचिकर मानते हैं, क्योंकि इस विधि में क्या होता है, नियम केवल याद करवाए जाते हैं और इस प्रणाली में चिंतन, निरीक्षण और नियमीकरण का अवसर नहीं मिलता। अतः ये क्या हुआ, यह विधि त्याज दी गई, ठीक है। जैसे कि फ्रेंड्स देखिए इसमें नियम बताया गया, आ मिला करके फिर आ उसको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, बड़ा आ बन जाएगा, ठीक है। उदाहरण के लिए देखिए जैसे स्वार्थी हो गया, ठीक, इसमें क्या किया गया, आ प्लस आ हुआ है तो इसमें कौन सा बन गया, ये दीर्घ स्वर बन गया। दो लघु स्वर जुड़े और फिर क्या बन गया, दीर्घ स्वर बन गया। यहाँ पे एक लघु है एक दीर्घ है, एक लघु एक दीर्घ मिलाकर क्या बन गया, दीर्घ बन गया, ओके। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे फिर इसको तोड़ा गया स्वार्थी को, फिर यहाँ पे स्वार्थी को और तोड़ के बताए गए, ये सभी सूत्र बताएंगे बच्चों को, ठीक है। ये नियम है, इसको क्या कहते हैं, इसको नियम कहते हैं, ओके। समझ में आप सभी को नियम क्या हो गया, किसको नियम कहा जाता है, समझ में आया। आगे बढ़ें, आप लोगों की कमेंट करके बताया करिए कि आप लोगों को जो क्लास में दे रही हूँ आप लोगों को क्लास कैसी लग रही है और जितना मैं पढ़ा रही हूँ तभी आपको समझ में आ रहा है या नहीं, ठीक है। क्योंकि क्या होता है ना, आप लोग जब बताएंगे तो उसी अकॉर्डिंग मैं आपको क्लास दे पाऊँगी, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे तो आपका जो ये निगमन विधि हो गया, आई मीन जो डिडक्टिव मेथड है यहाँ पे ये कंप्लीट होता है। अब इसके बाद हम बात करेंगे आगमन विधि का, ठीक है, सूत्र निर्माण विधि। इसको तो सूत्र विधि बता दिया मैंने, पुस्तक विधि बता दिया। अब चलिए इसके आगे हम लोग चलते हैं। इसके आगे देखिए यहाँ पे दिया गया आगमन विधि, जिसको कहा जाता है इंडक्टिव मेथड, ठीक है, सूत्र निर्माण विधि। उसमें तो केवल सूत्र विधि मैंने बताई, ठीक है, ये क्या है, सूत्र निर्माण विधि है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है फ्रेंड्स, इस विधि में जो छात्र होते हैं, छात्र उदाहरणों की सहायता से व्याकरण के सामान्य सिद्धांतों तक पहुंचते हैं और आगमन विधि यानी कि इंडक्टिव मेथड में 4 पदों का अनुसरण करके जो छात्र होते हैं वो व्याकरण के नियमों व उपनियम सीखते हैं। जैसा कि फ्रेंड्स देखें यहाँ पे दिया गया है कि आगमन विधि सूत्र निर्माण विधि के ठीक विपरीत होती है। निगमन विधि में पहले नियम बताया जाता है और उसके बाद उसका अभ्यास, जबकि आगमन विधि में क्या होता है, पहले प्रयोग बताया जाता है और फिर नियम की खोज तो विद्यार्थी स्वयं करते हैं। यदि संज्ञा पढ़ानी है तो शिक्षक विद्यार्थियों के सामने कुछ वाक्य बोलेंगे या लिखेंगे और उन्हीं पर आधारित कुछ प्रश्न पूछकर नियम के निकलवाने में विद्यार्थी की सहायता करेंगे और नियम निकलवाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ तक सभी को समझ में आया। जैसे कि देखिए इसमें तो देखिए फ्रेंड्स, आगमन विधि के 4 पद मैंने बताया ना, इसमें कितने पद मैंने बताया इसमें फ्रेंड्स, आपको आगमन विधि के जो है वो 4 पद होते हैं। कौन कौन से 4 पद होते हैं उसके बारे में आपको बताइए। देखिए पहला होता है उदाहरण, दूसरा होता है निरीक्षण, तीसरा होता है सामान्यीकरण और चौथा होता है परीक्षण। तो देखिए उदाहरण, देखिए सबसे पहले क्या होगा, बच्चों के सामने एक ही प्रकार के कई उदाहरण प्रस्तुत किए जाते हैं, ठीक है, एक ही प्रकार के कई सारे उदाहरण प्रस्तुत किए जाएंगे। फिर उसको क्या करेंगे बच्चे जो है निरीक्षण करेंगे। निरीक्षण मतलब क्या होता है कि जो छात्र है इन उदाहरणों को देखते हैं, इनका विश्लेषण करते हैं और इनमें जो समानता होती है उसका पता लगाते हैं, ठीक है। क्या करेंगे छात्र, पहले इन उदाहरणों को देखेंगे, फिर इनका विश्लेषण करेंगे और इनके जो समानता होती है उसको पता लगाएंगे।
इसके बाद नेक्स्ट आता है इसके बाद सामान्यीकरण। सामान्यीकरण क्या होता है फ्रेंड्स? सामान्यीकरण इसमें क्या होता है, इस समानता को वे नियम का रूप देते हैं। ठीक है, इनसे जो समानता दिखाई देती है उनको क्या करेंगे, नियमों को रूप देंगे। उसके बाद होता है आपका परीक्षण। परीक्षण में क्या होता है, परीक्षण निकाले गए नियमों की सत्यता हेतु अध्यापक उनका परीक्षण करते हैं। और यह विधि क्या होती है फ्रेंड्स, सबसे ज़्यादा सरल होती है, बच्चों के लिए रुचिकर होती है और वह ग्राह्य भी होती है, क्योंकि इस प्रणाली में जो छात्र होते हैं, छात्र को स्वयं यह विधि करके सीखने का अवसर मिलता है, जिससे क्या होता है, उनका मानसिक विकास होता है। और इस प्रकार जो बच्चे सीखा हुआ जो बच्चों का ज्ञान होता है वो क्या हो जाता है, स्थायी हो जाता है। ठीक है, इतना तो आप लोग जानते हैं, जो भी अगर कार्य आप करके सीखते हैं वो क्या होता है, आपका स्थायी ज्ञान हो जाता है और रुचिकर बना रहता है। क्योंकि इस प्रणाली में क्या होता है, कुछ शिक्षण सूत्र जो होते हैं वो ज्ञात से अज्ञात, मूर्त से अमूर्त, सरल से कठिन आदि का पालन किया जाता है इसमें। ठीक है, जैसे कि फ्रेंड्स मैंने आपको बताया ना, सरल से कठिन की ओर, पहले इनको देखिए तोड़ना बताया जाएगा, फिर उसको जोड़ना बताया जाता है। ठीक है, तो इसको क्या कहा गया है फ्रेंड्स, मूर्त से अमूर्त की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर, सरल से कठिन की ओर जाता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ तक आप सभी को समझ में आया। आई होप आप सभी को जो आज की क्लास है ये सभी आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो देखिए थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ कि व्याकरण शिक्षण की जो प्रक्रिया होती है वो किस प्रकार से होती है। देखिए जो व्याकरण शिक्षण की प्रक्रिया होती है उसमें कुछ सोपानों का प्रयोग करना अनिवार्य होता है। जैसे कि जो पूर्व ज्ञान होता है उसमें क्या होता है, विद्यार्थियों को सर्वनाम पढ़ाने से पहले संज्ञा शब्द का पहले ज्ञान कराना चाहिए। प्रस्तावना क्या होता है फ्रेंड्स, इसमें क्या होता है, पूर्व ज्ञान के आधार पर प्रश्नों का विकास कराया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट आपका आता है उद्देश्य कथन। इसमें क्या होता है, जो समस्यात्मक प्रश्न होते हैं उसको मुख्य प्रकरण से संबंधित कराते हुए उद्देश्य कथन बोले जाते हैं, जो संक्षिप्त व सारगर्भित होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आई होप फ्रेंड्स आज की क्लास जो है आप सभी को अच्छी लगी होगी, आप सभी को समझ में आया होगा। अब फ्रेंड्स मैं आपको नेक्स्ट क्लास में मिलती हूँ। अच्छा फ्रेंड्स एक सेकंड, मैं आपको इसमें से ना रिलेटेड क्वेश्चन आंसर पूछे गए हैं आपको हिंदी व्याकरण से, उसको मैं आज की क्लास में करा देती हूँ। कल की क्लास जो आपकी होगी वो मैं मूल्यांकन पढ़ाऊँगी। ठीक है, तो एक मिनट फ्रेंड्स, मैं आपको सभी जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आंसर है वो मैं आपको करा देती हूँ। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है जो आपका सीटेट जनवरी 2012 में पूछा गया था। मंदिरा जो है वो पहली कक्षा में पढ़ती है और मुझे आम बहुत अच्छा लगता है, मैं थक गई आदि वाक्यों का प्रयोग करती है। तो मंदिरा जो है वो किस वाक्यों का प्रयोग कर रही है? तो चलिए इसका ऑप्शन पढ़ते हैं और ऑप्शन पढ़ के आप लोगों को अगर आंसर पहले पता है तो आप लोग कमेंट करके बताइए, अगर नहीं पता है तो क्या करेंगे आप लोग, मैं आंसर आप लोगों को बताती हूँ। ठीक है, देखिए तो पहला ऑप्शन दिया गया है, लिंग वचन क्रिया आदि की दृष्टि से सर्वनाम का प्रयोग करना जानती है। नेक्स्ट लिखा हुआ है दिया गया ऑप्शन कि केवल सर्वनाम का ही प्रयोग जानती है। थर्ड ऑप्शन दिया गया है, केवल लिंग की दृष्टि से ही सर्वनाम का समुचित प्रयोग करना जरूरी है। फोर्थ ऑप्शन दिया गया है, केवल मैं वाले वाक्य ही बोल सकती है। तो फ्रेंड्स देखिए इसमें आपका जो आंसर करेक्ट होगा वो होगा फर्स्ट ऑप्शन जो है ये करेक्ट होगा, क्योंकि देखिए मंदिरा जो है वो पहली कक्षा में पढ़ती है और वो बोल रही है कि मुझे आम बहुत अच्छा लगता है और मैं थक गई। ठीक है, ऐसा वो बोल रही है। तो इसमें क्या कर रहा है, इसने लिंग वचन क्रिया आदि की दृष्टि से जो सर्वनाम का प्रयोग करना ये क्या करती है, जानती है। तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा। ओके फ्रेंड्स, तो इसी प्रकार चलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन को भी आपको करा देती हूँ। देखिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया, ये भी आपका सीटेड नवंबर, सॉरी फ्रेंड्स यहाँ देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया आपका सीटेड नवंबर 2012 में पूछा गया है। इसमें कह रहा है कि भाषा के व्याकरण की समझ को, देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि जो भाषा के व्याकरण है उसकी समझ को क्या कहा जाता है। फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है, केवल लघुतर प्रश्नों के माध्यम से आंका जाना चाहिए। सेकंड कह रहा है, निबंधात्मक प्रश्नों के माध्यम से आंका जाना। थर्ड ऑप्शन कह रहा है कि संदर्भ पूर्वक प्रश्नों के माध्यम से आंका जाना।
एंड फोर्थ ऑप्शन कह रहा है कि केवल वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के माध्यम से आंका जाना चाहिए। तो फ्रेंड्स देखिए इसमें कौन सा ऑप्शन जो है वो करेक्ट रहेगा। तो देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि भाषा जो है, भाषा के व्याकरण की समझ को, तो इसमें जो है फ्रेंड्स जो भाषा के व्याकरण की समझ को संदर्भ पूर्वक प्रश्नों के माध्यम से आंका जाना चाहिए। ठीक है, तो इसमें कौन सा ऑप्शन, आपका थर्ड ऑप्शन जो है ये करेक्ट हो जाएगा। आई होप फ्रेंड्स आप सभी को क्लास कैसी लगी होगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं हम आप सभी से नेक्स्ट क्लास में। कल की क्लास में मैं आपको मूल्यांकन पढ़ाऊंगी अच्छे से। ठीक है, आज की क्लास में आपको जितना मैंने बताया आई होप आप सभी को बहुत अच्छी लगी क्लास, समझ में भी आया होगा। ठीक है, कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताइएगा। ठीक।